good morning everyone from Alay Joshi and our team. We are pleased to inform and invite Mayur Shahji as a fund manager of Anand Rathi, and equally to Santosh Chaudhary ji also, who is the coordinator to us for PMS operations. And I'm very much pleased to inform that my associates are also with me in this meeting. And we are sure today we'll be able to get benefited out of the ample knowledge which Mayur Shah sir is having, and equally. So it's really our privilege that we are sitting with you all today, and we are sure that we'll end up with certain very good knowledge, and we are sure that we are going to be a very strong part of this new business which we are supposed to start very soon. Thanks a lot. So over to you, Mayur Shah sir. Yes, very warm good morning to all of you, and thanks for joining in this weekend, this Saturday morning. Let me introduce myself. I have been part of Anand Rathi Group for the last 18 years. Prior to joining Anand Rathi, I was there with Kotak Securities for 2 years. So almost 20 years I have been part of this industry. And around 8 years back, management of Anand Rathi has given me an opportunity to be the fund manager for the PMS run at Anand Rathi Group. So from 2017 mid, I can say from May 2017, we started from a scratch level again. Earlier there was a fund, but where the size was very small, but I started again from a scratch zone and started building up and designing and constructing the philosophies and strategies. And today we are Excuse me, sir. managing. Yes. Just a minute. I'll appreciate if you can speak in Hindi, because that will be more comfortable to all of us. श्योर नो प्रॉब्लम, हिंदी में बात करेंगे, कोई इशू नहीं है. Thanks a मैं lot. ये कह रहा था कि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से इंडस्ट्री में हूँ. 8 साल पहले मैनेजमेंट ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है टू बी द फंड मैनेजर फॉर द पीएमएस रन एट आनंद राठी ग्रुप. एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. धीरे धीरे करके हमने पोर्टफोलियो की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्ट, फिलोसॉफी पूरी डिजाइन की. एंड टुडे वी आर हैविंग मोर देन 1150 crore एज अ कॉर्पस अंडर द पीएमएस रूट. So before jumping on to the strategy part and everything, I am not sure. Praveen sir and Malay sir, if you can just give me an idea, like should I give a brief about the industry कि ये PMS industry कैसे work होती है, difference क्या है between PMS and mutual fund, how does PMS has an advantage, and then we move on to the strategy part. सर, आई थिंक एक बार अपन बेसिक से शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा, सो दैट कि सब लोग एक बार एक लेवल पर आ जाएंगे, एंड देयर आफ्टर वी कैन टेक इट अहेड. ठीक है मयूर जी, हमारे जितने भी एसोसिएट हैं उनके लिए तो नया नया सब्जेक्ट है, तो अपन क्या स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसको भी, क्या है क्या नहीं है इसमें, और कैसे अपन इसको कर सकते हैं. डन 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 डन. तो सबसे पहली बात बता दूं कि आप सबको पता है आज की तारीख में कि धीरे धीरे जो इंडस्ट्री है वो अभी दो डिफरेंट सेगमेंट में बढ़ चुकी है. एक बात जो है कि आपका ब्रोकिंग है, दूसरी बात जो है आपका नॉन ब्रोकिंग है. एंड कहीं ना कहीं ब्रोकिंग में कॉम्पिटिटिवनेस इतना बढ़ चुका है, तो नॉन ब्रोकिंग पे डेफिनेटली लोग आज फोकस कर रहे हैं, बिकॉज एक स्टेडी सेट ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम आप अपने आप के लिए बिल्डअप कर सकते हो. तो नॉन ब्रोकिंग में आज प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है. देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल मार्केट के अंदर. म्यूचुअल फंड, आई बिलीव सबको पता है कि म्यूचुअल फंड कैसे ऑपरेट होता है. म्यूचुअल फंड के अलावा एक स्टेप अगर आगे जाते हैं तो पीएमएस आ जाता है, जहां पे एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट जो 50 lakhs अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर अ पीएमएस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म. उसके ऊपर भी अगर जाते हैं तो एआईएफ है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स करके, और एक कैटेगरी के जहां पे लोग आज की तारीख में थोड़ा और एग्रेसिव बन के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. उसके अलावा अगर आप देखो तो अनलिस्टेड है, प्राइवेट इक्विटी है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में मल्टीपल वेज में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर देयर इन्वेस्टमेंट पर्पस. एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी क्लाइंट का अगर आप एसेट एलोकेशन अगर देखते हो तो वो डेट में भी लगा रहा है, इक्विटी में भी लगा रहा है, गोल्ड सिल्वर में भी लगा रहा है, रियल एस्टेट में भी लगा रहा है. तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली पीएमएस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं. पीएमएस इज ऑल्सो लाइक अ प्लेटफॉर्म. जैसे म्यूचुअल फंड एक प्लेटफॉर्म है, पीएमएस भी एक प्लेटफॉर्म है. एंड पीएमएस के अंदर भी जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर जिसको हम कहते हैं, दे आर ऑल्सो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अगर हम गाइडलाइंस अगर देखेंगे, उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेगुलेटेड एंटिटी. 1993 में फर्स्ट टाइम पीएमएस के रेगुलेशंस आउट हुए थे. आई कैन से एग्जैक्टली आफ्टर दैट हर्षद मेहता स्कैम. हर्षद मेहता स्कैम 1992 में हुआ था. उस टाइम पे कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं होती थी कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स के ऊपर कोई ऐसा प्रॉपर ऐसा कैसे रेगुलेशंस वगैरह होते नहीं थे. आफ्टर दैट
आफ्टर दैट एपिसोड सेबी केम इनटू एक्शन एंड उन्होंने रेगुलेशंस लाना स्टार्ट कर दिए। 1993 से आज की तारीख में इसके रेगुलेशंस चलते आ रहे हैं। वेरी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स वगैरह आए हैं वो 2020 में आए थे। तो लास्ट 30 ईयर्स से काफी सारे चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं इसके अंदर, एंड अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री जो है इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट फ्रॉम अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव, एंड काफी चीज की क्लैरिटी आ गई कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सो दैट क्लाइंट्स आर आल्सो फुल्ली अवेयर कि क्या हो सकता है यहाँ पे। आज की तारीख में देर आर मोर देन 400 प्लस सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। देर आर आई कैन से मोर देन 1300 प्लस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज आर बीइंग मैनेज बाय दीज 400 प्लस पोर्टफोलियो मैनेजर्स। मार्केट की अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज जो है मोर देन आई कैन से 45 लाख करोड़ का टोटल साइज है। बट हाँ, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेट का है, बिकॉज सम बिग प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड्स वगैरह जो है उनका भी पैसा जो है वो पीएमएस के रूट के थ्रू मैनेज हो रहा है। अगर एक बार के लिए हम उसको साइड में रख दे, फिर भी 5 लाख करोड़ का एक इक्विटी ओरिएंटेड आई कैन से पीएमएस जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो पीएमएस के थ्रू मैनेज हो रहा है। सेम वे जैसे म्यूचुअल फंड जैसे एक प्लेटफॉर्म है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, मल्टी एसेट, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स होते हैं। सेम वे म्यूचुअल फंड में जैसे आप देखते हो कि कोई लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड है। पीएमएस के अंदर थोड़ा सा ऑपरेशनली एक डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे भी डिफाइन होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट उसके पहले देर इज वन मोर एडिशनल लाइन ऑफ डिफरेंस। एक होता है कि आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हो। पीएमएस के अंदर 3 टाइप की सर्विसेज पोर्टफोलियो मैनेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं: डिस्क्रिशनरी पीएमएस सर्विस, नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस सर्विस, एंड देन कम्स एडवाइजरी पीएमएस सर्विस। डिस्क्रिशनरी पीएमएस सर्विस का मतलब होता है पूरा का पूरा जो डिस्क्रिशन है वो फंड मैनेजर के पास है। फंड मैनेजर विल टेक उनको डिसीजन कि उनको क्या कब लेना है, कब उसमें से एग्जिट करना है, तो वो पूरा डिस्क्रिशन फंड मैनेजर का है। आज की तारीख में 90% से ज्यादा जो एयूएम है इंडस्ट्री लेवल पे, वो पूरा डिस्क्रिशनरी पीएमएस के अंदर मैनेज हो रहा है। नॉन डिस्क्रिशनरी और एडवाइजरी पीएमएस में फाइनल डिसीजन मेकिंग पॉइंट जो है वो क्लाइंट के पास है। क्लाइंट ने अगर हाँ बोला तभी जाके एग्जीक्यूट होता है। तो नॉन डिस्क्रिशनरी में एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर की है, बट फाइनल डिसीजन क्लाइंट का है। एडवाइजरी में हम कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं करते, कोई पैसा मैनेज नहीं करते, वी आर जस्ट एन एडवाइजर। और एडवाइजर, एज एन एडवाइजर हम खाली सजेशन देते, फिर क्लाइंट को अगर लेना है, बेचना है, वो अपने कोई भी अकाउंट में वो कर सकता है। हाउएवर एडवाइजरी मोड पे पैसा बहुत कम मैनेज हो रहा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करके एक सेपरेट गाइडलाइन आ चुकी है मार्केट के अंदर बाहर। तो जिसको खाली एडवाइजरी करना है तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लाइसेंस में कर सकता है। हाउएवर अगर आपका पास अगर पीएमएस का लाइसेंस ऑलरेडी है और उसी के अंदर आपको एडवाइजरी कंटिन्यू करना है, तो आप एडवाइजरी पीएमएस के लाइसेंस के अंदर भी कंटिन्यू कर सकते हो, सब्जेक्ट टू यू हैव टू फॉलो द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स गाइडलाइन। तो इन्वेस्टमेंट आई कैन से पीएमएस एडवाइजरी बहुत कम लोग दे रहे हैं। नॉन डिस्क्रिशनरी कर रहे लोग जो भी बड़े टिकट साइज क्लाइंट है जिसको कस्टमाइजेशन चाहिए, उन सेट ऑफ क्लाइंट्स के लिए ही खाली नॉन डिस्क्रिशनरी कर रहे हैं। अदरवाइज नॉन डिस्क्रिशनरी में होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स का डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो बन जाता है, बिकॉज क्लाइंट जब फाइनल डिसीजन ले रहा है तो ट्रैकिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो 90% एयूएम जो है वो डिस्क्रिशनरी पीएमएस के अंदर ही है। एंड हम आज जो बात करने वाले हैं वो भी स्पेसिफिकली डिस्क्रिशनरी पीएमएस की बात कर रहे हैं, बिकॉज आनंद राठी में जो हम काम कर रहे हैं वो डिस्क्रिशनरी पीएमएस पे, वेर वी एज अ फंड मैनेजर हम पूरा डिसीजन ले रहे हैं। अभी डिस्क्रिशनरी पीएमएस के अंदर भी देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस के क्या परमिसिबल है, आप क्या काम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। डिस्क्रिशनरी के अंदर सबसे पहले हम लिस्टेड सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकते हैं, अनलिस्टेड कैटेगरी में जा नहीं सकते। लिस्टेड सिक्योरिटीज होगी या तो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, वहां पे हमारा पैसा लग सकता है। सेकेंड चीज है, यहाँ पे हमें कंपल्सरीली डिलीवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना है, हम स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, सेम डे परचेस एंड सेल ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते, स्पेकुलेशन इज नॉट अलाउड, डिलीवरी का काम करना पड़ेगा, डीमैट में स्टॉक आना पड़ेगा अपना। तीसरा चीज है, यहाँ पे लेवरेज इज नॉट अलाउड। मतलब एज अ पीएमएस फंड मैनेजर मैं क्लाइंटों के जो पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग है
मतलब मुझे 1 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट आया है क्लाइंट से, तो मैं 1 करोड़ का ही स्टॉक्स खरीद सकता हूँ या सिक्योरिटी ले सकता हूँ या यूनिट्स ले सकता हूँ। मैं 2 करोड़ या 5 करोड़ की पोजीशन नहीं बना सकता हूँ। तो लेवरेज नहीं है यहाँ पे, कोई मार्जिन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। एंड लास्ट है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो है, ये सेबी ने अलाउ किया है टू द यूज ऑफ डेरिवेटिव टू द एक्सटेंट कि आपका जो एक्सपोजर है वो ओवरऑल अमाउंट के ऊपर नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, समझो निफ्टी है, समझो एक बार के लिए मान लेते हैं कि 25,000 की निफ्टी है, 100 का लॉट है। तो किसी क्लाइंट ने 50 लाख दिया है, तो मैं खाली 2 लॉट लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, बिकॉज मेरा 50 लाख का एक्सपोजर खत्म हो गया। या तो फिर आप हेज कर सकते हो। अभी हेजिंग में भी कैसा है कि भाई, हेजिंग जो है वो, आपको अगर हेज करना है तो आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ झुका हुआ नहीं है, देन इट कांट बिकम अ परफेक्ट हेज। बिकॉज आज मैक्सिमम जो क्लाइंट्स जो पीएमएस सर्विसेज के लिए आ रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग फॉर, आई कैन से, बेटर अल्फा क्रिएशन के, एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो लोग जाना चाह रहे हैं, कि जहां पे थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं बट रिवॉर्ड को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी भी स्ट्रेटेजीज आज मैक्सिमम में जो अच्छा काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं या तो मल्टी कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी पे ज्यादा वर्क हो रहा है, या कोई थीम के ऊपर काम कर रहा है। प्योर लार्ज कैप वाली थीम बहुत कम होती है, बट हाँ, देयर आर प्लेयर्स हु आर ऑफरिंग दोस थिंग। बट जो हेजिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो 99.5% फंड मैनेजर काम नहीं करते उसके ऊपर। तो डेरिवेटिव्स, हम भी आनंद राठी में कहीं पे भी डेरिवेटिव्स का यूज नहीं होता है। नो फ्यूचर्स, नो ऑप्शंस ओवर ईयर। तो इट्स अ प्योर डिलीवरी बेस्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो हम करने वाले हैं यहाँ पे आज के इन पीएमएस। नाउ द सेटअप, ये सेटअप कैसे डिफरेंट है कंपेयर टू अ म्यूचुअल फंड, बिकॉज लोगों का एक कॉमन आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि जब आप डिस्क्रिशनरी कर रहे हो एज अ फंड मैनेजर, जब आप ही डिसीजन लेने वाले हो, आपकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिफाइन है, वो तो सेम चीज आपको म्यूचुअल फंड में भी मिल जाती है। देन वेयर इज द डिफरेंस, कि ये डिफरेंस कहाँ पे लाई करता है करके। तो सबसे पहली बात, जो सेटअप है यहाँ पे इन पीएमएस, ईच एंड एवरी क्लाइंट को एक डेडिकेटेड डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। क्लाइंट साइंस अ पीएमएस एग्रीमेंट विद अस। अंडर दैट पीएमएस एग्रीमेंट वो हमें पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट इन दैट स्पेसिफिक डीमैट अकाउंट। तो इट्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ द क्लाइंट, कि क्लाइंट के नाम पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्लाइंट को पता चल रहा है कि क्या ले रहा है, क्या बेच रहे हैं फंड मैनेजर्स। तो इट्स लाइक अ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वेर एज इन म्यूचुअल फंड आपका सारा पैसा जो है पूल लेवल पे जा रहा है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। और जब आपके पास पूल में पैसा आ रहा है, ट्रस्ट के फॉर्मेट में पैसा आ रहा है, यू बिकम अ पैसिव इन्वेस्टर, बिकॉज आपके नाम पे कुछ डायरेक्टली है नहीं। पहली बात तो आपको मंथ एंड के बाद फैक्ट शीट मिलती है, और मंथ एंड के बाद फैक्ट शीट मिलने के बाद भी 99% इन्वेस्टर्स फैक्ट शीट खोल के देखते नहीं है, वो खाली परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आपका सारा डिसीजन मेकिंग जो है वो परफॉर्मेंस पे चलता रहता है। वेरेज यहाँ पे एटलीस्ट आपको पता चल रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, बिकॉज सारा इन्वेस्टमेंट आप ही के नाम के अंदर आ रहा है करके, आपके नाम पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है कि फोकस स्ट्रेटेजी। पीएमएस में हमेशा एक, हम जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो रहते हैं वो लिमिटेड रखते हैं। मतलब वी डोंट वांट टू कीप 50-100 स्टॉक्स लाइक इन म्यूचुअल फंड। अगर आप जाते हो, एट टाइम्स दे आर डाइवर्सिफाइड एंड ओवर डाइवर्सिफाइड कह सकते हैं। 60 स्टॉक, 70-80 स्टॉक तो बहुत कॉमन है मैक्सिमम फंड में। किसी किसी फंड में 100 स्टॉक, 125, 150, 200 स्टॉक्स भी हमने देखे हैं। पीएमएस में हमेशा एक फोकस्ड अप्रोच रहता है। जैसे हमारे पीएमएस में हम 15 से 20 स्टॉक ही रखते हैं। ऑन एन एवरेज 17-18 स्टॉक्स रहते हैं पोर्टफोलियो में, बट 15 से कम नहीं रहेंगे, 20 से ज्यादा नहीं रहेंगे। सो फोकस स्ट्रेटेजी होने के हिसाब से ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट हो जाता है, जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये अगर इसको केयरफुली मैनेज किया जाए तो रिवॉर्ड और भी बेटर हो सकता है यहाँ पे पीएमएस के अंदर। तो इट्स अ फोकस्ड अप्रोच। थर्ड बेनिफिट ये हो जाता है कि क्लाइंट के पास एक्सेसिबिलिटी आती है कि वो फंड मैनेजर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फंड मैनेजर टू कनेक्ट विद मैनी क्लाइंट्स। वो खाली कपल ऑफ बिग ब्लू चिप टॉप क्लाइंट्स रहेंगे, उसके साथ कनेक्ट कर सकता है। बट इन पीएमएस टिकट साइज ही बड़ी है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स इटसेल्फ आर वेरी लिमिटेड। वी जस्ट हैव कपल ऑफ थाउजेंड क्लाइंट्स ओवर ईयर। मतलब आज 1400 और क्लाइंट्स है जिसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस टू इंटरेक्ट विद एज मेनी क्लाइंट्स एज पॉसिबल ऑन रिक्वेस्ट बेसिस। तो वो एक जब इंटरेक्शन होता है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है। और ये जितने भी बड़े एचएनए, अल्ट्रा एचएनए क्लाइंट्स है, जिन एक साथ जो 50 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड में तो लगाते बट साइड बाय साइड दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ पीएमएस ऑल्सो। नॉट बिकॉज कि इसमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे। रिटर्न्स बनेंगे, वहां पे भी बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे हो सकता है 4-5% एक्स्ट्रा बन जाए उनका।
बट दे आर लुकिंग फॉर लिटिल कि भाई मार्केट के साथ कनेक्टेड रहना है। फंड मैनेजर के साथ जब इंटरेक्शन होता है, दे आर मोर अपडेटेड अबाउट द मार्केट कंडीशन, फ्यूचर में कब और ज्यादा पैसा लगाया जाए, कब पैसा निकाला जाए, एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। एंड इट्स अ फोकस स्ट्रेटेजी, ट्रांसपेरेंसी, ये पूरा दिख रहा है कि क्या हो रहा है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। एंड सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट और एक चीज होती है जो म्यूचुअल फंड के लिए हमेशा चैलेंजिंग टास्क रहता है, इट इज मैनेजिंग अ हायर एयूएम। जब तक एयूएम छोटा रहता है तो फंड मैनेजर अच्छा काम करता है, लाइक 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ का अगर एयूएम है तो फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही थी। यही अच्छा परफॉर्मेंस देखने के बाद पैन इंडिया जितने एजेंट्स है, जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, दे स्टार्ट जंपिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर फंड्स। और वही फंड जो पहले 4, 5, 6 हजार करोड़ का कॉर्पस था, आज लोगों ने उसको 10,000, 15,000, 20,000, 25, 25, 30, 30 हजार करोड़, 1, 1 लाख करोड़ के फंड हो गए। तो समटाइम इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ फंड मैनेजर कि जब साइज जैसे जैसे बड़ी हो जाती है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ना चालू हो जाता है, तो परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज आउट होना चालू हो जाता है। ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जब मैं 2006-07 में जब आनंद राठी के साथ जुड़ा था, उस टाइम पे हम लोग जो म्यूचुअल फंड मार्केट करते थे, हम बात करते थे एचडीएफसी इक्विटी फंड, एचडीएफसी टॉप 200 फंड, रिलायंस ग्रोथ फंड, रिलायंस विजन फंड की बात करते थे, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, फिडिलिटी इंडिया स्पेशल सिचुएशन फंड, कैनरा अपना स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्रीमियर इक्विटी फंड, ये सारे फंड्स के नाम होते थे उस टाइम पे। फिर 4, 5 साल निकल गए तो लोग बात करना चालू कर गए, मेरा एसेट फंड अच्छा कर रहा है, एक्सिस म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, कैनरा रोबेका का फंड अच्छा कर रहा है, एसबीआई का फंड अच्छा कर रहा है। और फिर 4, 5 साल अभी निकल गए तो लोग बात करना चालू गए, अभी कौन फंड अच्छा कर रहा है, पराग पारिक का फंड अच्छा कर रहा है, कोटक का फंड अच्छा कर रहा है। इट्स अ साइकिल बेसिकली। तो ये जो चैलेंज है वो पीएमएस में भी आ सकता है, बट इट कम्स एट अ वेरी लेटर स्टेज, बिकॉज पीएमएस में एकदम से ईयूएम नहीं बढ़ता है, इट टेक्स धीरे धीरे टाइम। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा ब्रांड नेम है तो लोग उसके नाम से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको पैसा देना चालू कर दे, तो हो सकता है ईयूएम बिल्टअप हो जाए। जैसे कि हमने अबैकस का देखा कि मिस्टर सुनील सिंघानिया जो रिलायंस म्यूचुअल फंड में होते थे, उन्होंने अपना जब पीएमएस सेटअप स्टार्ट किया तो दे बिकेम वेरी फास्ट, वेरी मतलब बहुत जल्दी से उन्होंने एयूएम बिल्टअप किया। लेकिन बाकी जो जितने भी पीएमएस हाउसेज है वो धीरे 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 करके अपना एयूएम इकट्ठा कर रहे हैं। तो आज हम जैसे हम 1150 करोड़ पे पहुंचे, ये जब तक 5-6 हजार करोड़ तक भी ना पहुंचे तब तक हमारी जो पास्ट की जो परफॉर्मेंस है वो हम कंटिन्यूअस बेसिस पे रेप्लिकेट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड। बिकॉज मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है ये बड़ा यूएम मैनेज करने के लिए, बिकॉज आई कैन इजीली मूव इन एंड मूव आउट। अभी तक साइज छोटी है, जैसे जैसे बहुत बड़ा बनेगा तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत आएगी, आई वुड नॉट बी एबल टू इजीली मूव इन एंड मूव आउट फ्रॉम दैट स्टॉक। तो दिस इज द रीजन कि काफी लोग ये पीएमएस सर्विसेज के लिए जा रहे हैं। तो पीएमएस के भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। बट यस, दिस इज व्हाट मैक्सिमम आई कैन से एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स आज पीएमएस की तरफ भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रहे हैं करके। सो दिस इज अबाउट द आई कैन से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। डेफिनेटली आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस वगैरह क्वेरीज आ रहे हैं आप नोट डाउन करके रख लीजिए, एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक दोस क्वेश्चन वन बाय वन। फिलहाल मैं जो एक ही स्ट्रेटेजी के बारे में फिलहाल मैं बात करूंगा, वी हैव 2-3 स्ट्रेटेजीज, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज डिजाइन की जाती है। सेबी के लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बिकॉज अभी सेबी डिफरेंशिएटिंग कर रहा है सब जगह पे। जैसे म्यूचुअल फंड में है तो म्यूचुअल फंड स्कीम बोला जाता है, सेम वे पीएमएस के अंदर पीएमएस की जो सिंगल स्ट्रेटेजी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है यहाँ पे भी हम भी 4 टाइप के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज इन्वेस्टमेंट अप्रोच पे काम कर सकते हैं। आई कैन रन कंप्लीटली इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, आई कैन रन अ हाइब्रिड स्ट्रेटेजी ऑल्सो, आई कैन रन अ डेट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी ऑल्सो, आई कैन रन अ मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी ऑल्सो अंडर डिस्क्रिशनरी पीएमएस। तो आज की तारीख में हमारे 3 इक्विटी की स्ट्रेटेजी चल रही है और एक जो हमने वेरी रिसेंटली मल्टी एसेट वाली स्ट्रेटेजी भी लॉन्च की है। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट अवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट, जो हमारा सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया था, जहां पे आज मैक्सिमम एयूएम भी है और जिसका परफॉर्मेंस अभी तक का सबसे बेस्ट है। और अभी आपको जो ट्रैक रिकॉर्ड, यूजुअली एक होता है कि लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि इसके पास एक लंबा हिस्ट्री भी है, तो आपको वो दिखाने के लिए भी काम आ सकता है। यू कैन ऑलवेज शोकेस दैट कॉन्फिडेंस कि इसने साइकिल्स झेले हैं। अगर 7-8 साल से मार्केट में है तो उन्होंने अप्स एंड डाउन्स वगैरह झेले एंड डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट भी, बावजूद भी ये पोर्टफोलियो ने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही है, तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो ओवर हियर। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग गिमिक जो होता है मार्केट के अंदर, कि डिफरेंट डिफरेंट पीएमएस हाउस है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वे में
प्रोजेक्ट करेंगे करके हम एक्स वाई जेड एनालिसिस कर रहे हैं, हम पी स्कोर एनालिसिस कर रहे हैं या जेड स्कोर एनालिसिस कर रहे हैं, या हमारा स्टॉक सिलेक्शन का मेथोडोलॉजी ये है, ये डिफरेंट है। सब अपनी अपनी तरफ से बात करते रहते हैं, बट वी ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपलर कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी बिलीव इन। ये जो स्ट्रेटेजी है इसका नाम है इम्प्रेस पोर्टफोलियो, मल्टी कैप स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में लगा रहे हैं, बट मोर देन 70% प्लस जो एलोकेशन है हमारा वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ही रहेगा। 15 to 25% जो है वो आपका लार्ज कैप में जा सकता है करके। नाउ यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, ये स्मॉल कैप जैसे ही बोलते हैं लोग घबराना चालू हो जाते हैं, क्योंकि आप स्मॉल कैप में डालो तो रिस्क बढ़ जाएगा करके। बट ओवर ईयर इन इम्प्रेस पोर्टफोलियो हमारे पास जो आज की तारीख में जो स्मॉलेस्ट कंपनी भी है वो 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 5,000 करोड़ के नीचे एक भी कंपनी नहीं है मार्केट कैप बेसिस पे, और 2,000 करोड़ के नीचे तो हम देखते भी नहीं है, इवेल्यूट ही नहीं करते हैं। मतलब आज मार्केट में लगभग 5,000 कंपनियां लिस्टेड है, एनएससी एंड बीएससी मिला के। लगभग 1,500 कंपनियां तो जंक है, जिसमें टॉप 100 कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट कैप, आज के 100 भी कंपनियां हैं, सब स्मॉल कैप है। एंड आप लोग भी मार्केट में इतने टाइम से हो, आपको पता है 2018 से लेके 2000 के नए आईपीओज आ चुके हैं, या कंपनी डीमर जो कि नई कंपनियां आ चुकी है सिस्टम के अंदर जुड़ चुकी है, लेकिन ये डेफिनेशन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। सेबी इज जस्ट स्टिकिंग टू द सेम ओल्ड डेफिनेशन ऑफ 100, 150 और बैलेंस सारा स्मॉल कैप। सो आज की तारीख में 20-25 हजार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी को भी स्मॉल कैप गिना जाता है। तो जस्ट लुकिंग एट इट, कोई कहता है स्मॉल कैप, तो आपको थोड़ा और डीपली अंदर जाना पड़ेगा भाई कौन से कैटेगरी ऑफ स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। लाइक इन दिस पोर्टफोलियो वी डोंट हैव एनी कंपनी लेस देन 5,000 करोड़ मार्केट कैप, 2,000 करोड़ के नीचे तो देखते ही नहीं है। तो दीज आर क्वालिटी स्मॉल कैप दैट वी आर गेटिंग इनटू। व्हाट वी बिलीव, ये पोर्टफोलियो की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, स्टे विद द डिसेंट साइज डिसेंट क्वालिटी कंपनी एंड डू लिटिल एक्टिव मैनेजमेंट ओवर द सेम। पोर्टफोलियो में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है हमारा ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाता है, जो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर रही है, इन फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ अच्छा आएगा, तो 70-75% एलोकेशन ग्रोथ स्टाइल पे फोकस करते हैं। 25-30% जो है हम कॉन्ट्रा स्टाइल या वैल्यू स्टाइल प्रपोजिशन में भी चाहते हैं यहाँ पे। तीसरा चौथा जो ऐसा मिलता है कि लोग मार्केटिंग गिमिक करते हैं, जब जो आपका स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, फिलोसॉफी क्या है, सबका सिमिलर प्रोसेस ही रहता है। अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन सबके पास सेम ही है, इट इज ओनली हाफ उसको इवेल्युएट कैसे करते हो। तो हर रुपी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जहां पे हम पास्ट एनालिसिस करते हैं, कंपनीज के पास्ट के नंबर्स के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पहले स्टार्ट होता है, फिर प्रेजेंट कंडीशन में आ जाते हैं कि प्रेजेंट वर्सेस पास्ट में कितना डिफरेंस है, इंप्रूवमेंट है नहीं है, क्या डिफरेंस आ रहा है करके। देन वी मूव टू द पोटेंशियल के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ से आ सकता है, वेरी सब्जेक्टिव, मतलब मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, या आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है, या नंबर ऑफ क्लाइंट एडिशन है, या न्यू प्रोडक्ट आउटलाइन हो रहा है, या मैक्रो इटसेल्फ इज पुशिंग कि ये सेक्टर में डिमांड अपने आप आती जाएगी करके। एंड देन वी मूव टू लास्ट द पेडिग्री ऑफ द मैनेजमेंट, पे मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग्स को नहीं हो रही है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो ज्यादा नहीं हो रहे हैं कंपनी के अंदर, जैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे मूव हो रहा है, प्लेज तो नहीं है। तो इट रिवॉल्व्स अराउंड ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग, जहां से एक हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये सेट ऑफ कंपनीज है जिसको हम रडार पे रख सकते हैं। तो रफली अराउंड एवरी क्वार्टर हमारी एक्सरसाइज चलती है, एक शीट हमारे पास रेडी रहती है कि हाँ ये सारे कंपनीज अच्छे हैं जहां पे हम फोकस कर सकते हैं। रफली अराउंड आई कैन से 700 750 में से 250 कंपनियां मिलती है कि हाँ ये अच्छी कंपनियां है जिसको हम लोग डेफिनेटली दे कैन बी अ पार्ट ऑफ अवर यूनिवर्स। फिर हम देखते हैं मैक्रो लेवल कि ओवरऑल मैक्रो पिक्चर इंडिया का कैसे सेटअप है, इस मैक्रो कंडीशन के अंदर कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पे वी थिंक वी शुड बी पार्टिसिपेटिंग इनटू। फिर उस सेक्टर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज है, या लार्ज कैप में भी वो सेकंड या थर्ड नंबर पे आ रहा है, जहां पे ग्रोथ की पोटेंशियल कंपेयर टू इट्स लीडर इज मच बेटर ओवर देयर। तो वहां पे हम लोग फिर पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। अगर कोई सेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगता तो हम उसको निग्लेक्ट भी करते हैं, छोड़ देते हैं कि जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो जबरदस्ती मुझे सेक्टर
होना चाहिए। वी डोंट फॉलो इंडेक्स, कि इंडेक्स को रेप्लिकेट नहीं करना है हमें, तो वही 18-20 कंपनी रखना है पोर्टफोलियो जो हमें लगता है कि यहाँ पे बेटर ग्रोथ मुझे दे सकता है। एंड ऑन एन एवरेज देखते हैं कि जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी अपना 20 के ऊपर होना ही चाहिए, और उसका जो आई कैन से अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 20 से 30% का अर्निंग्स ग्रोथ जो है मैं मिनिमम देखता हूँ कि होगा। बिकॉज अगर मैं 20-30% का एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ लूंगा और पता चला मेरा सक्सेस रेशियो अराउंड 75-80% पे चल रहा है, कि मैं भी अगर 20 स्टॉक लूंगा तो 4-5 स्टॉक शायद मेरे लिए काम नहीं करेंगे, दैट कुड बी अ चैलेंज। एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ भी एटलीस्ट मेरा 18-20% तो मिनिमम बनना चाहिए, सो दैट शेयर प्राइस ऑल्सो मूव विद दैट 18-20% प्लस काइंड ऑफ अ ग्रोथ रेट गोइंग फॉरवर्ड। जो बेस्ट पार्ट है हमारी स्ट्रेटेजी का, दैट इज द एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रिव्यू स्ट्रेटेजी, जहां पे VIE and W ये चारों वर्ड्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है। बिकॉज के 700-800 कंपनी जो है इट्स वेरी वेल ट्रैक, वेरी वेल रिसर्च बाय नंबर ऑफ मार्केट प्लेयर्स एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, सब कवर कर रहे हैं। रिसर्च की कोई शॉर्टेज नहीं है, पोर्टफोलियो बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको फिर रिस्क मैनेजमेंट आगे चल के उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये व्हाट वी कॉल अ रिव्यू स्ट्रेटेजी, जहां पे VIEW इंपॉर्टेंस में आ जाता है। V स्टैंड्स फॉर अ वैल्यूएशन चेक। पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के बाद 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, एवरी टाइम जब जब हम ट्रैक कर रहे हैं, जहां पे लगा वैल्यूएशन जो है इसका 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हायर चला गया है कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन, दैट मीन स्टॉक एक्सपेंसिव हो गया है, या तो टाइम करेक्शन करेगा या तो प्राइस करेक्शन करेगा, निकल जाओ वहां से। सेकेंड है आई स्टैंड्स फॉर इम्पैक्ट ऑफ इवेंट। मार्केट में इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, 7.5-8 साल में तो इतने इवेंट्स देख लिए हमने। NBFC क्राइसिस भी देख लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोडक्शन भी देख लिया हमने, IL&FS वाला NBFC क्राइसिस की बात कर रहा था मैं। फिर कोविड क्राइसिस भी देख लिया, रशिया यूक्रेन वॉर भी देख लिया है, टैरिफ वॉर भी देख लिया है। इन द इंटरिम पीरियड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एकदम से US एंड यूरोप मार्केट में जो लास्ट डेकेड्स में कभी हुआ नहीं था, वो भी एपिसोड देख लिया है। तो इवेंट्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, बट जब जब भी कोई इवेंट होती है, व्हाट वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये इवेंट का इम्पैक्ट कितना लंबा चलेगा। 1-2 क्वार्टर की बात है तो होल्ड कर लो कंपनी को, बट लगा नहीं यार ये 9 महीना, 1-1 साल मेरा बिगाड़ देगा उस कंपनी की अर्निंग्स का, तो मुझे बेटर है कि मैं निकल जाऊं वहां से। तीसरा है अर्निंग्स कंसिस्टेंसी, के जो पोर्टफोलियो में कंपनीज लिए उस पर जो स्टडी किया है, रिसर्च किया है, एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड किया है कि भाई ये नंबर्स आने चाहिए थे। जब तक नंबर्स इनलाइन आ रहे हैं कंटिन्यू करो, +or -5% इधर उधर होगा ठीक है, एटलीस्ट दे आर क्लोज टू माई एक्सपेक्टेशन, जस्ट कीप ऑन राइडिंग ऑन दैट नंबर्स एंड जस्ट कीप अ चेक ऑन द वैल्यूएशन। बट जैसे ही नंबर्स में वीकनेस आई है, तो देर आर 3-4 रीजंस के वीकनेस क्यों हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन में चली गई है, तो सबको इम्पैक्ट आया, इसको भी इम्पैक्ट आया। या तो दूसरा चीज ये हो सकता है कि कोई इवेंट हुआ था, तो इवेंट के कारण तो मुझे पता था कि ये इवेंट है, तो 1-2 क्वार्टर मुझे झेलने हैं तो मैं झेल लूंगा, बट इवेंट भी नहीं है, इकोनॉमिक स्लो डाउन भी नहीं है, फिर भी कंपनी के नंबर्स वीक आ रहे हैं, मतलब कोई कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो हमें पता नहीं है। तो एनालिस्ट कॉन्कॉल्स वगैरह होते हैं, तो मैनेजमेंट से वहां से भी इंटरेक्शन हो जाता है, नंबर ऑफ हमारे रिसर्च एनालिस्ट भी जो कवर कर रहे हो उस कंपनी पे, उनका भी एक व्यू पॉइंट मिल जाता है कि ऐसा क्या हो गया इस कंपनी के अंदर कि नंबर्स क्यों नहीं आए करके। अगर जस्टिफाई लगा कि ये वन ऑफ काइंड ऑफ एन इंसिडेंस था, ये सब्सिक्वेंट क्वार्टर में रिपीट नहीं होने वाला है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और 1 क्वार्टर स्पेंड करेंगे। बैक टू बैक 2-3 क्वार्टर स्पेंड होने के बाद में अगर नंबर में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, दैट मीन्स हमारा जो जजमेंट है वो गलत जा रहा है इस कंपनी के ऊपर, देन बेटर है कि एग्जिट कर लो। एंड लास्ट है W वेटेज। सिंगल स्टॉक में 10% से ज्यादा हमें रखना नहीं है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, नया स्टॉक लेते हैं, 4 से 6% का ही एलोकेशन करते हैं, बट ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट जो स्टॉक फास्ट मोमेंट में आ जाता है उसका वेटेज अपने आप बढ़ जाता है पोर्टफोलियो लेवल पे। 10% जैसे हिट करता है हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और नीचे लेके आ जाते हैं, फिर ट्रिम डाउन द एलोकेशन। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है टू कीप द बीटा अंडर कंट्रोल, वॉलेटिलिटी अंडर कंट्रोल, पोर्टफोलियो शुड रिमेन वेरी वेल डाइवर्सिफाइड थ्रू आउट द जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये टॉप 10 होल्डिंग्स है आज की तारीख में, टोटल 17 कंपनीज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.5 साल से पड़ा है, ITD सीमेंटेशन 2.5 साल से है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जस्ट 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, वहां पे ऑलरेडी हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। राडिको खैतान
साढ़े 4 5 साल हो गए मेरे ख्याल से आज की तारीख में। केपीआई ग्रीन को 15 महीना हो चुका है, केईसी इंटरनेशनल 2.5 साल से है, टीटागढ़ रेल स्टेशन 15 साल से। टीटागढ़ एंड केपीआई ग्रीन में हमने पैसा नहीं बनाया अभी तक, बिकॉज लास्ट 1 1.5 साल में वो गिरा है, तो वी आर अंडर लॉस राइट नाउ। बट यस, बाकी सारे जो कंपनीज है वहां पे प्रॉफिट जोन में है। आरती फार्मा लैब भी 15 महीने पहले लिया था, बहुत अच्छा रिटर्न आया है आरती फार्मा लैब में। स्नाइडर इलेक्ट्रिक को भी लगभग 2 साल हो चुके हैं। कोफोर जो है वो 6 साल से है पोर्टफोलियो के अंदर। और एक स्टॉक है रत्नमणि मेटल जो इंसेप्शन से है पोर्टफोलियो के अंदर, और मल्टीपल जगह पे हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की है। एलोकेशन आज की तारीख में ये है, स्मॉल कैप आपका 61% है, मिड कैप 22% है, लार्ज कैप भी 12% है। बट एज आई टोल्ड यू, क्या लोग घबरा जाते हैं कि स्मॉल कैप 61% दिख रहा है, लेकिन ये आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा एवरेज मार्केट कैप। जो स्मॉल कैप भी आज हमारे पास है पोर्टफोलियो, वो 15,000 करोड़ का एवरेज मार्केट कैप है उन सारी कंपनीज का। मिड कैप जो है वो 41,000 करोड़ का एवरेज मार्केट कैप है। लार्ज कैप है वो 2 लाख के ऊपर का है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का भी वेटेड एवरेज अगर मैं मार्केट कैप निकाल लेता हूँ तो 49,000 करोड़ का एवरेज मार्केट है। इट्स अ साइजेबल गुड डिसेंट क्वालिटी कंपनी पोर्टफोलियो जो हमने बिल्टअप किया हुआ है यहाँ पे। अर्निंग्स ग्रोथ की जैसे मैं बात करूं कि अगले 1 साल का अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पे जो दिख रहा है कि लाइक 36% का अर्निंग्स ग्रोथ जो हमें दिख रहा है। फॉरवर्ड पी मल्टीपल भी अराउंड 31 का आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज दीज आर द कंपनीज जहाँ पे हाई ग्रोथ के हिसाब से हम देख रहे हैं कि जहाँ पे 20 25 30% का सीएजीआर ग्रोथ हमें मिल सके। दिस इज द परफॉर्मेंस सो फार आफ्टर ऑल चार्जेस एंड एक्सपेंसेस। ये कंपनी का ये सारा परफॉर्मेंस आया है। हमने भी लास्ट 6 महीने में वॉलेटिलिटी की मार पड़ी थी, बट वी फॉल ऑल्सो, बट हमने रिकवरी भी बहुत फास्ट कर ली है। लास्ट 6 महीने में वी आर नाउ फ्लैट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। 1 ईयर में तो 19% का सीएजीआर रिटर्न है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स। ऑन एन एवरेज जो हम टारगेट करते हैं कि 18 20% का सीएजीआर नेट ऑफ चार्जेस एंड एक्सपेंसेस बन जाना चाहिए, दैट इज बिंग देयर। मतलब लास्ट 6 साल से अगर मैं देखूं तो वो परफॉर्मेंस बना है। क्लाइंट पीपल हैव मेड मनी। वी हैड ओनली वन बैड पीरियड, एक ही हमारे लिए बैड पीरियड था, वो 2018 में था, जब उस टाइम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी जो चेंजेस आए थे लॉन्ग टर्म, मतलब लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, तो उस टाइम पे मिड एंड स्मॉल कैप में प्रेशर आ गया था एकदम से। एंड तीसरा चीज है एनबीएफसी क्राइसिस इन 2018। तो एक एक्सेप्ट फॉर दैट वन पीरियड 2018, सब्सिक्वेंट जितने भी अगर आप पीरियड्स देखोगे पोर्टफोलियो हैज डन वेरी वेल। हमारा टारगेट जो था वो मीट हुआ है, और किसी मतलब काफी पीरियड में तो उससे भी बेटर रिटर्न बना है। लोगों का 25 25 30 30% का भी सीएजीआर रिटर्न बना है जो लेटर स्टेज में आए थे डेफिनेटली। सो दीज आर ऑल आफ्टर चार्जेस एंड एक्सपेंसेस कटने के बाद ये रिटर्न्स आए हैं। जिनको थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लोग, तो आपको ये दिख जाएगा रेशियोज में यहाँ पे हमने दिखाया है कि बीटा इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। शार्प एंड ट्रेनर रेशियो में भी वी आर डूइंग मच बेटर। इट्स एन अल्फा क्रिएशन। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे बन रहा है। एवरेज एनुअल टर्नओवर रेशियो आपको यहाँ पे 45% प्लस का दिख रहा है। 45% का एवरेज एनुअल टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बनाया है, बाय द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है 45 lakhs वर्थ ऑफ स्टॉक हैज गॉन फॉर अ चेंज। इन अनदर वर्ड्स, अगर मेरे 17 18 स्टॉक का मेरा पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, तो 7 8 स्टॉक जो है मेरे ईयर के एंड में चेंज हो रहे हैं। मतलब आई कैन से जस्ट लेस देन 1 स्टॉक पर मंथ एवरेज जो मेरा पे चेंज होता है। कभी कभी होता है कि 2 2 महीने तक कोई चेंज नहीं है, फिर एक महीना आता है जहाँ पे 2 या 3 स्टॉक में चेंज करता हूँ, जब क्वार्टरली नंबर्स आता है उसके बेसिस पे हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं। बट ब्यूटी ये है कि ये पोर्टफोलियो में ये हम ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम स्टॉक्स जो है आपको लॉन्ग टर्म में चले जाए। आपका मैक्सिमम जो पोस्ट टैक्स रिटर्न भी है वो लॉन्ग टर्म के क्लोजर बने आपका। बिकॉज अगर आपने ध्यान से हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अगर समझा है, जो हम लोग रिव्यू स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, 2 एपिसोड ऐसे थे जहां पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, वैल्यूएशन के कारण, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के कारण, वेटेज के कारण। और 2 ऐसे इंसिडेंट्स थे जहां पे हो सकता है मैं प्रॉफिट या लॉस में भी हो सकता हूं, जैसे कोई इवेंट के कारण आई वाज फोर्स टू मूव आउट, तो मैंने शायद प्रॉफिट या लॉस में निकाला है। एंड सेम वे, या तो अर्निंग्स जब ड्रॉप हो गई, अर्निंग्स मेरे एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो स्टॉक लॉस में चल रहा है, एंड आई एम टेकिंग दोस करेक्टिव स्टेप्स। तो कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कुछ लॉस हो रहे हैं, बट वो एडजस्ट हो जाते हैं। बट फिर भी कुछ प्रॉफिट बुक हुआ है, बट मैक्सिमम प्रॉफिट इज नोशनल विच इज येट टू बी बुक। मतलब जो 55% ऑफ द स्टॉक जो मैंने बेचा नहीं है, वहां पे मैं नोशनल प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ। सो वी सी टू इट दैट के मैक्सिमम गेन जो है वो लॉन्ग टर्म में चला जाए, एंड मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी भी जो है जब
क्लाइंट रिडेम्पशन के लिए जाता है फुल्ली, तब जाके उसकी मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी आएगी। अदरवाइज इन द इंटरिम बहुत ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आपकी आती नहीं है। और वो जो इंटरिम में भी जो टैक्स लायबिलिटी आती है, वो डायरेक्टली आप डिविडेंड से पे कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो डिविडेंड है वो क्लाइंट के बैंक अकाउंट में जा रहा है डायरेक्टली, एंड दैट इज गुड इनफ टू पे फॉर योर टैक्सेस इनिशियल स्टेजेस में आपका सारा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर देता हूँ। मैनेजमेंट फी जो यहाँ पे लग रहा है दैट इज 2.5% पर एनम। ये 2.5% पर एनम जो 3-4 क्वार्टर में प्रोपोर्शनेटली 4 क्वार्टर में डिवाइड हो जाता है, तो 0.625 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आपको लग जाता है, प्लस जीएसटी। सो टेक्निकली 2.5% प्लस जीएसटी मतलब 2.95% का आपका चार्ज हो जाता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, उसके ऊपर 10 पैसे का डिलीवरी का ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। पहले 2 साल का एग्जिट लोड है, फर्स्ट ईयर 2%, सेकेंड ईयर 1%, आफ्टर 2 ईयर कोई एग्जिट चार्जेस नहीं है। और एक वेरी स्मॉल चार्ज कस्टोडियन चार्ज है, जो सेबी की गाइडलाइंस है कि पीएमएस में आते हो तो आपको कंपलसरी थर्ड पार्टी कस्टोडियन रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑर्बिस फाइनेंशियल इज अवर कस्टोडियन। वो पे इन एंड पे आउट ऑफ सिक्योरिटी सेटलमेंट का काम पूरा वो करता है। तो 3 बेसिस पॉइंट साल का मतलब 0.03%, मतलब 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो पूरे साल का मुश्किल से आपका 4,000 का आसपास का फिगर बैठता है यहाँ पे। तो दीज आर अबाउट ऑल द चार्जेस, और ये जो चार्जेस कटने के बाद जो रिटर्न्स आए ना वो हमने दिखाया है वहां पे प्रेजेंटेशन का। इट इज अगेन एज पर सेबी गाइडलाइंस, आपको सेबी के वेबसाइट्स पे भी दिख जाएगा ये सारा जो परफॉर्मेंस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो दिस इज अबाउट दिस इम्प्रेस पोर्टफोलियो। तो आज के डेट में हम खाली एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। मे बी वंस यू आर यूज टू दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी, और ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट से पहले आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रोडक्ट्स भी है हमारे पास, वो धीरे धीरे करके सब्सिक्वेंट सेकंड राउंड्स जब और एक बार जब मीटिंग होगी तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपके माइंड में काफी सारे डाउट्स एंड क्वेरीज वगैरह जो रहेंगे, तो व्हाई डोंट वी ओपन द फ्लोर फॉर द Q&A सेशन। थैंक यू मयूर जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। मयूर जी एक बात पूछना चाहता था कि आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, वो बोल रहे हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से सेलेक्ट किए हैं। मार्केट कैप के अलावा आप और क्या देखते हैं? पी देखते हैं कि नहीं, मतलब? डेफिनेटली जो आपने मैंने जो 4P स्ट्रेटेजी के बारे में जो यहाँ पे दिखाया था, जहाँ पे पास्ट प्रेजेंट पोटेंशियल एनालिसिस एंड लास्ट में आ जाता है आपका पेडिग्री ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल एलिमेंट आ जाता है सबसे पहले कि जो कंपनीज का एक यूनिवर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई यार किस कंपनीज को हमें देखना है, बिकॉज हम भी थोड़ा नंबर्स, बिकॉज अल्टीमेटली नंबर्स अगर ठीक रहेंगे तो हमेशा कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। थीम के ऊपर जाते हैं तो थीम के ऊपर क्या हो जाता है कि एक बार तो आपने थीम के हिसाब से ले लिया, 2 क्वार्टर भी निकाल लिए, बट पता चला यार थीम तो अच्छा था लेकिन नंबर्स ही नहीं आ रहे कंपनी में, तो वो कन्विक्शन कहीं ना कहीं मिस आउट होना चालू हो जाता है कि आप थीम के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली नंबर्स शुड सपोर्ट, तो हम नंबर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जब हम पास्ट एनालिसिस करते हैं तो वहां पे 2-3 बहुत क्रिटिकल रेशियोज है जो हम लोग फॉलो करते हैं। कि एक होता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसका कि वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी कैसी है। तो वर्किंग कैपिटल टू सेल्स का एक रेशियो रहता है कि ये वर्किंग कैपिटल टू सेल्स जो है वो रेशियो कितना इंप्रूव हो रहा है, मतलब रेशियो कितना कम हो रहा है, मतलब कम एसेट्स में आप ज्यादा टर्नओवर कर पा रहे हो। योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लोअर कंपेयर टू द टर्नओवर, मतलब इंप्रूवमेंट आ रही है, बिजनेस में इंप्रूवमेंट दिख रही है। दूसरा सेम है ये वर्किंग कैपिटल इसके लिए आता है जो एसेट लाइट मॉडल होता है। जहां पे एसेट हैवी मॉडल रहता है तो वहां पे एसेट टर्नओवर जो है वो काफी मैटर करता है। तो वहां पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टू सेल्स, मतलब वहां पे देखते हैं कि एसेट टर्नओवर मतलब सेल्स कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और टर्नओवर मतलब आपका जो एसेट से कितनी बार रोटेट हो रहा है, तो वो एसेट टर्नओवर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। अगर आपका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, आपका एसेट टर्नओवर इंप्रूव हो रहा है, देन एंड ऑफ द डे वो भी देखना रहता है कि भाई अगर ये सब चीज सही चल रही है और आपका ऑपरेटिंग मार्जिन भी कहीं ना कहीं मेंटेन है या इंप्रूव हो रहा है, तो आपका एंड ऑफ द डे वर्किंग कैपिटल अपना सॉरी कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो पॉजिटिव दिखना चाहिए। आपने अगर बिजनेस अच्छा किया है देन कैश फ्लो शुड बी टर्निंग पॉजिटिव, तो आपका फ्री कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है दैट मीन्स बुक के अंदर कुछ गड़बड़ी है करके। तो वी जस्ट ट्राई टू फिगर आउट एंड सी टू इट कि बिजनेस चाहे जेनरिक हो या बिजनेस चाहे ब्रांडेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैनेजमेंट किस हिसाब से अपने बिजनेस को रन कर रहा है ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, दैट इज बिकमिंग वेरी क्रिटिकल टू जस्ट टू गेट अ सेंस कि हाँ ये बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट जो है वो मैनेज करते आ रहा है। देन वी मूव टू द सेकंड स्टेज के प्रेजेंट एनालिसिस के भाई वेयर डज द कंपनी स्टैंड।
आज मार्केट शेयर है तो मार्केट शेयर में कहाँ पे है, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट्स के अंदर कितना मार्केट शेयर है उनका, उनका नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं आज की तारीख में, कितना वेल डाइवर्सिफाइड उनका पोर्टफोलियो, लेवरेज कितना है उसके बुक्स के अंदर कंपेयर टू द पास्ट, कितना इंप्रूवमेंट दिख रहा है आज के कंडीशन में भी, कंपनी शोइंग इक्वली गुड स्ट्रेंथ। तो काफी सारी चीजें हम पास्ट के साथ प्रेजेंट को कंपैरिजन में लेके आते हैं कि भाई आज भी ये कंपनी इज लुकिंग इक्वली स्ट्रांग, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फिर एक आ जाता है कि वेरी सब्जेक्टिव पार्ट के पोटेंशियल, ये पोटेंशियल ग्रोथ कहाँ से आएगा। हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक साइकिल ड्रिवन, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इकोनॉमी में डिमांड है तो अपने आप उस सेक्टर में डिमांड कंटिन्यू रहने लगे। जैसे डिस्क्रिशनरी, इकोनॉमी अच्छी कर रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो डिस्क्रिशनरी वाले स्टॉक्स जो रहते हैं वो अपने आप करते रहेंगे। जहां पे केपेक्स वाला साइकिल रहता है कि साइक्लिकल इंडस्ट्रियल रहता है, तो वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फॉरेन फ्लोज ऑफ डिमांड एंड एवरीथिंग वो भी आ जाता है। तो जहां पे मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट कितना चल रहा है आज की तारीख में, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक उनका कितना चल रहा है, यहाँ पे न्यू क्लाइंट एडिशन कितने हुए हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो उनके पास है उसका डिमांड मार्केट के अंदर कितना है, वेदर कंपनी हैज इनफ कैपेसिटी टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर डिमांड, वेदर कंपनी ने कोई केपेक्स किया है जो अभी स्टार्ट होने वाला है जहां से आपका ग्रोथ दिखने वाला है। तो इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट पोटेंशियल एनालिसिस पूरा। फिर आ जाता है आपका पेडिग्री ऑफ मैनेजमेंट पे, हाँ मैनेजमेंट क्वालिटी तो ठीक है कि नहीं है, अगर प्लेज किया है तो क्यों किया है, प्लेज जेन्युइन प्लेज है, रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज जबरदस्ती से प्लेज करके रखा है तो प्रॉब्लम दिख रहा है करके। इनसाइडर ट्रेडिंग्स वगैरह जो बीएससी एनएससी के साइड में, तो पता की मैनेजरल पर्सन ही प्लस माइनस कर रहे हो, उसके अंदर बड़े बड़े लोगों ने पैसा निकाला है तो क्यों निकाला गया, व्हाट इज द रीजन। शेयर होल्डिंग पैटर्न कम हो रहा है, मतलब प्रमोटर का कम कम होना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि खराब हो गया, हो सकता है प्रमोटर ऐसा देख, शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ से भी सोचता है कि आज मैं थोड़ा बहुत अपना शेयर जो है वो इंस्टीट्यूशन के हाथ में दे दूं, लेट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कम इनटू माय कंपनी, तो थोड़ा बिजनेस की विजिबिलिटी बनेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनेगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के कहाँ जा रहा है, वेदर इट इज गोइंग टू द म्यूचुअल फंड्स, एफआईएस के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, अगर हो भी रहा है तो। सो मेनी थिंग्स विल रिवॉल्व अराउंड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एनुअल रिपोर्ट में लिखा रहता है, भाई कंपनी ने और एक कंपनी खड़ी करके रखी है, पता चला पैसा सब उधर जा रहा है, मेन कंपनी में बिजनेस कम दिख रहा है, वहां पे पैरा प्रॉफिटेबिलिटी जो है दूसरे जगह पे जा रही है। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो है जो हम लोग देखते हैं, ये शॉर्टलिस्ट करने के लिए, कि यूनिवर्स आइडेंटिफाई करने कि हाँ ये कंपनी ठीक है कि यहाँ पे तो लगा सकते हैं पैसा, कोई दिक्कत नहीं लग रही। फिर आ जाता है मैक्रो पिक्चर, कि मैक्रो लेवल के आज की तारीख में मुझे कौन से सेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे मुझे पावर आज की तारीख में अभी भी अच्छा लग रहा है, 3 साल से मैं पॉजिटिव हूँ पावर पे, और 5 साल और मुझे लग रहा है पावर चलते ही रहने वाला है डिमांड, बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल साइड ऑफ द ग्रोथ। पूरा जो रैली हो रही है केपेक्स, तो वहां पे पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट पावर, हो गया डिफेंस, हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, हो गया देन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इकोनॉमी अच्छी करेगी तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी अच्छी करेगी। तो लाइकवाइज वी आइडेंटिफाई विच आर द सेक्टर्स वेयर वी थिंक वी शुड बी हैविंग अवर फंड, एंड देन उसके अंदर फिर हम दो तीन कंपनीज को हम आइडेंटिफाई करके वी ऐड अप टू द पोर्टफोलियो। थैंक यू सर। थैंक्स वेरी मच। अब अपने क्वेश्चंस आंसर्स भी ले सकते हैं। Yes. आशीष जी, सर आप पूछ सकते हैं प्लीज। मयूर, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल डिस्कोर्स। Right. एंड एक चीज पूछनी थी, आई बिलीव दैट हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए है। Correct. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर पोर्टफोलियो टू आवर दिस थिंग प्लेथोरा ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मुझे कोई भी स्लाइड ये नहीं दिखी कि आपका वीजा वी परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है, बिकॉज पोर्टफोलियो पीएमएस तो बहुत सारे हैं मार्केट में। Correct. तो प्लीज गिव मी योर सेलिंग पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग क्लाइंट्स को एडवाइस करेंगे कि आनंद राठी सिक्योरिटीज इज ऑफरिंग अ बेटर पीएमएस देन अदर्स। ठीक है, मैं बता देता हूं, ये एक ऑलवेज एक है ना डबल एज स्वॉर्ड रहेगा आपके लिए, जब भी आप किसी में कंपैरिजन में चले जाओगे। कंपैरिजन विद इन द पीएमएस भी होएगा और कंपैरिजन विद अदर प्रोडक्ट्स भी मार्केट में, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, वो हमेशा आते रहने वाला है। सी, हम जब आनंद राठी में जब हम पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं, हम स्ट्रेटेजी को हाईलाइट करते हैं कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, हमारी स्ट्रेटेजी कैसे, हाउ डू वी गो। आपको कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए विद इन आनंद राठी। जब हमने स्टार्ट किया था हमारा पीएमएस यहाँ पे 2017 में, पहले से 8 डिफरेंट पीएमएस हाउस का आनंद राठी से उसका मार्केटिंग होता था। एएसके,
मोतीलाल, आईसीआईसीआई, बिरला, सुंदरम, इनाम, एल्केमी एंड कोटक, ये सारे के सारे फंड्स थे। एक मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कोटक पीएमएस था विद इन आनंद राठी। हमारे पीएमएस में उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, कोटक को हमने 150 करोड़ दे दिए थे फ्रॉम आनंद राठी ग्रुप पीएमएस के अंदर। जब हमने स्टार्ट किया, मैनेजमेंट का एक ही थॉट प्रोसेस था कि ये जितने भी बड़े वेल नोन पीएमएस है उसके सामने अपने पीएमएस का जो परफॉर्मेंस है आइदर एट पार होना चाहिए या उससे बेटर होना चाहिए। टचवुड आई कैन से कंपेयर टू ऑल दिस पर्टिकुलर पीएमएस we have been doing much better, except for I can say ICICI is also doing equally good right now into the market. However, apart from that, आज की तारीख में जैसे मैंने कहा 400 से ज्यादा पीएमएस है। जब तक आप उस पीएमएस की स्ट्रेटेजी के बारे में समझोगे नहीं कि उस कौन कौन से कैटेगरी ऑफ आई कैन से किस कैटेगरी का मतलब कहाँ पे लार्ज कैप में डाल रहा है, मिड कैप में डाल रहा है, स्मॉल कैप या मल्टी कैप में डाल रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हमने हमारा पीएमएस को अबैकस के साथ भी हमने कंपेयर किया है। इम्प्रेस इज डूइंग इवन बेटर देन कंपेयर टू दिस अबैकस। मतलब अबैकस के दो पोर्टफोलियो मार्केट में बड़े चल रहे हैं। अबैकस का ऑल कैप अप्रोच है और एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है। एक टाइम ऐसा था जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी जब इनिशियली आया था उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अगर आज की तारीख में जब मैं देखता हूं कि मेरा जो 5 इयर्स का परफॉर्मेंस है एबेकस का 5 इयर्स का परफॉर्मेंस, वी आर एट पार और बेटर देन दैट करके। हाँ, बट मार्केट में आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा पीएमएस है जो हमसे जेट वी एडमायर, हाँ जिसने बहुत अच्छा काम किया है, ही हैज डन अ रिलेटिवली अ गुड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो है स्टैलियन। स्टैलियन का एक पीएमएस है स्टैलियन एसेट का विच इज डूइंग वेरी गुड। और दूसरा एक था कार्नेलियन। कार्नेलियन इनिशियली उसने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, बट यस लास्ट 1 ईयर में कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल कर रहा है करके। तो कार्नेलियन के साथ भी अगर हमें कंपेयर करते हो देन दिस पर्टिकुलर इम्प्रेस पोर्टफोलियो इज डूइंग प्रीटी गुड। तो आई कैन से इम्प्रेस पोर्टफोलियो मल्टी कैप स्ट्रेटेजी का कोई भी अगर आप पीएमएस ले लो मार्केट के अंदर जो है, उसके अगर सामने आप रखोगे देन वी आर ऑलवेज देयर इन द टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी बड़े वेल नोन है। मार्केट में बहुत सारे आते हैं, मतलब कोई ना कोई पीरियड में कोई ना कोई डिफरेंट पीएमएस आपको ऊपर दिखेगा। मैं हर बार नए नए पीएमएस को बेंचमार्क नहीं रख सकता हूँ। एक क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ, मार्सलस। मार्सलस 2019 में आया था सौरभ मुखर्जी का, पहले ही साल में इतना बढ़िया रिटर्न दिया था, मतलब सारे पीएमएस को उसने पीछे छोड़ दिया था उस टाइम पे। लकीली स्टार्टेड एग्जैक्टली इन 2019, जब 2018 में मिड एंड स्मॉल कैप में जो करेक्शन आया था, प्रेशर आया था, जब हमारे फंड्स भी नीचे आए थे। वैसे मार्केट में बहुत सारे फंड्स थे जो मिड एंड स्मॉल कैप वाले थे, वो नीचे आ गए थे। एंड मार्सेलर स्टार्टेड विद दैट कंसिस्टेंट कंपाउंडर जो लार्ज कैप वाला था। पहला एक साल तो उसका बहुत बढ़िया रहा, परफॉर्मेंस आ गया, पैसा भी उसने खूब इकट्ठा किया। बट आज जब उसका आप लास्ट 5 साल का 4 साल 5 साल का रिटर्न देखोगे कोविड के बाद का भी, डेट जैसा मुश्किल से रिटर्न नहीं आ रहा है उसका। मतलब यू विल ऑलवेज हैव सम और दी अदर पीएमएस इन द मार्केट जो आपको लगे यार ये तो ऊपर आज अच्छा कर रहा है, बट आपको देखना है कंसिस्टेंसी कि कौन कितना कंसिस्टेंटली रिस्क को कंट्रोल करते हुए वो रिटर्न लेके आ रहा है, देन इट इज बेटर। एंड दिस इज व्हाट वी यू शुड बी एबल टू कन्विंस टू योर क्लाइंट। अदरवाइज आज तो मैं चार और दिखा दूंगा, ये देखो ये म्यूचुअल फंड इससे बेटर कर रहा है, ये पीएमएस इससे बेटर कर रहा है। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में भी बताया कि 2006-7 में हम कौन से फंड मार्केट करते थे, उसके बाद कौन से फंड आ गए, फिर कौन से फंड आ गए, कोई ना कोई तो टॉप में रहेगा। एंड वी कांट बी ऑलवेज बीटिंग एवरीवन, वी जस्ट सी कि हम टॉप क्वार्टाइल में आते हैं कि नहीं आते। अगर मार्केट में समझो 50 फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में, जहां पे जैसे मेरा 44,000 करोड़ का एवरेज मार्केट कैप है, अगर किसी फंड का 10,000 करोड़ का एवरेज मार्केट कैप है, वो भी मल्टी कैप बोल सकता है अपने आप को, अगर उसने एक दो लार्ज कैप ले लिया बाकी सारे स्मॉल कैप ले लिए। लेकिन होगा क्या, उसका जो स्मॉल कैप की कैटेगरी और मेरे जो स्मॉल कैप की कैटेगरी और वो है वो डिफरेंट है। सो यू कांट कंपेयर डायरेक्टली अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो कि वो रिस्क रिवॉर्ड कहाँ जा रहा है। एक मार्केट में फंड था, मैं बता देता हूँ, राजस्थान बेस्ड ही हेम सिक्योरिटीज, उनका एसएमई का पीएमएस है। अभी किसी एक पीरियड में उसने 100% का रिटर्न दिखा दिया एक ही साल में। अभी वो एसएमई वाले स्टॉक्स लेंगे, पोर्टफोलियो साइज बड़ी नहीं है, 100 करोड़ की साइज है, बट वो एसएमई स्टॉक्स आपको पता है कैसे चलते हैं, इट गोज लाइक सर्किट टू सर्किट, ऊपर चल रहे हैं नीचे भी ऐसे ही गिर रहे करके। वेदर यू वांट टू पार्टिसिपेट इनटू सच काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी और नॉट, वो आपको कॉल लेना है। थैंक यू मयूर, थैंक यू। यस, आई Thank you, विल Mayur. शेयर। आपको कंपैरिजन चाहिए, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, apmi.india.org, जैसे अपना म्यूचुअल फंड का एमफीए एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जैसे साइट है, वैसे अभी एपमी APMI apmi.india.org है।
वहां पे ये सारा डाटा पब्लिश हो रहा है। सेबी का भी साइट है, सेबी में आप गूगल करोगे सेबी मंथली पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वहां पे अभी आपको सारे पीएमएस हाउसेस के डिटेल्स मिल जाएंगे। बट येस, एट टाइम इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। आज कोई है, कोई और अच्छा कर रहा है, एक महीने में किसी ने अच्छा किया है, किसी ने 6 महीने में अच्छा कर रहा है, कोई 1 साल में अच्छा कर रहा है, कोई 5 साल में अच्छा कर रहा है। जब तक आपको उसकी स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट है हिमांशु जी पतीरा। हिमांशु जी। नहीं, ये ओके। इन्होंने पूछा है कि क्या 1400 अकाउंट में एक जैसी बाय होती है और सब अकाउंट में सेम रिटर्न मिलता है क्या? यस। एक क्वेश्चन और है कि यस, लास्ट बोलिए। 8 इयर्स में एवरेज रिटर्न कितना आया है? ओके, तो मैं पहले बता दूं, ये जो हमारी इम्प्रेस पोर्टफोलियो है, इसमें ऑलमोस्ट आई कैन से मोर देन 1200 क्लाइंट्स है। बिकॉज मैक्सिमम क्लाइंट्स हमारे लोगों ने इम्प्रेस पोर्टफोलियो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया है। दे हैव केम टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। किस कोई कोई क्लाइंट है वो डुअल स्ट्रेटेजी में भी जाते हैं, इम्प्रेस भी लेते हैं, एक एमएनसी भी लेते हैं, कंबाइन करके भी वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं करके। तो नंबर ऑफ फोलियोज देखेंगे तो 3000 3,500 है। बट स्टैंड अलोन यूनिक क्लाइंट्स जो थे वो 1350 है, उसमें से 1200 से ज्यादा क्लाइंट्स ने बाय डिफॉल्ट इम्प्रेस को सिलेक्ट किया हुआ है। ये जितने भी क्लाइंट्स जो इम्प्रेस पोर्टफोलियो में, उनके अंदर सेम स्टॉक विद द सेम परसेंटेज एलोकेशन लिया रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग स्टॉक है उनके लिए अलग स्टॉक है, नहीं, ऑल द क्लाइंट्स विल हैव द सेम यूनिफॉर्म स्टॉक। अगर आज आप आते हो, आपके लिए भी मैं वही स्टॉक वही पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूं। हमारी एक डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटेजी है, डे वन पे हम 40% पैसा पूरा डिप्लॉय कर देते हैं, बैलेंस 60% जो है वो हम स्टैगर करते हैं फॉर नेक्स्ट 1.5 2 मंथ्स। विद इन 2 मंथ्स आपका पोर्टफोलियो और बाकी सारे क्लाइंटों का पोर्टफोलियो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाता है। समझो 3 महीने बाद मैंने डिसाइड किया मुझे ये स्टॉक से एग्जिट करना है। आई विल एग्जिट फॉर ऑल माई क्लाइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंट्री टाइम एंड एंट्री प्राइस। मैं सबके लिए एक साथ एग्जिट करूंगा एंड नए स्टॉक के साथ उसको रिप्लेस करूंगा, सो दैट एवरीवन अगेन इज एट पार ओनली। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये सबके लिए यूनिफॉर्म वे में चल रहा है। तो सबका जो परफॉर्मेंस है, अगर कोई क्लाइंट 6 महीने पहले आया था, कोई क्लाइंट 3 साल पहले आया था, दोनों का एब्सोल्यूट रिटर्न डिफरेंट हो सकता है। बिकॉज उन्होंने किसी तो 3 साल पहले आया तो डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस अलग दिखेगा, 6 महीने पहले का परफॉर्मेंस अलग दिखेगा। लेकिन जो 6 महीने का लास्ट 6 मंथ्स रिटर्न है वो दोनों का कॉमन है। अगर मैं 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ रिटर्न देखूंगा तो दोनों का सेम ही दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा वहां पे। थैंक यू वेरी मच सर। एक क्वेश्चन मेरा था कि मतलब क्या अपन शेयर्स भी दे सकते हैं पीएमएस में, और अगर अपन दे यस, सकते हैं तो क्या मैकेनिज्म है? शेयर्स भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, बट आई वुड आइडियली सजेस्ट कि अगर शेयर्स कॉमन है मेरे मॉडल पोर्टफोलियो के साथ तो आप दो तो बेटर है। मॉड कॉमन नहीं है तो एनी विच वे मुझे बेचना है, या तो आप खुद ही बेच के कन्वर्ट करके पैसा दे दो, सो दैट आपकी अकाउंटिंग बहुत क्लियर क्लियर रहेगी कि आपने जहां खरीदा था वहीं पे बेचा है, तो आपको टैक्सेशन इवेल्युएट करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, खरीदा आपने एक जगह पे, बेचा आपने अलग जगह पे, तो मुझे आपको एग्जैक्ट डिटेल्स सारी शेयर करनी पड़ेगी ऑन डे वन इटसेल्फ कि ये शेयर है, ये प्राइस पे खरीदा था, ये टाइम पे खरीदा था, वो डिक्लेरेशन देंगे, फिर अकॉर्डिंगली मैं मेरे सिस्टम में इनपुट करूंगा, तब जाके मेरा भी जो टैक्स रिपोर्ट जो निकलेगा बाहर वो प्रॉपर निकलेगा, अदरवाइज वो गड़बड़ दिखाएगा पूरा आपको। संदीप अग्रवाल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कलीग संदीप अग्रवाल जी का है। संदीप जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। सर नमस्ते। हाँ सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, क्लियर आ रही है। सर मेरे आपसे छोटे छोटे दो सवाल हैं। यस, पहला सवाल ये है कि सर पिछले 5 साल के पीरियड में और 10 साल के पीरियड में आपका CAGR क्या रहा है? मैं और वापस ये प्रेजेंटेशन ही ओपन कर लेता हूँ, लेकिन पहला भी एक क्वेश्चन यही था परफॉर्मेंस के बेसिस पे। बिकॉज ये पोर्टफोलियो जैसे मैंने कहा कि मई 2017 से स्टार्ट हुआ है, तो 10 साल तो हमारे पास हिस्ट्री नहीं है इसका। पहली बात तो जस्ट होल्ड ऑन, मैं पीछे चला जाता हूँ थोड़ा। ये है, और जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए एक पीरियड जो था वो खराब था 2018 का, वेरी इनिशियली 2017 के बाद 2018 में परफॉर्मेंस में डिप आया था। तो 2000 इंसेप्शन से अगर आप हम देख रहे हैं तो आज 15.7% रिटर्न है कंपेयर टू बेंचमार्क 14.7। बट अगर उसके बाद के जितने भी पीरियड ले लो आप, 4 5 6 7 साल, पोर्टफोलियो हैज बीन डूइंग प्रिटी गुड करके हो ये। हाँ ठीक है सर, मेरे दूसरे सवाल का भी उत्तर इस शर्ट से मिल गया कि हम राइट, किस प्रकार क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड से बेटर है PMS सर्विस। जैसे मैंने वापस बताया कि देखो क्या इसमें होता है पता ना। चल गया सर मेरे को, इसमें जो आपने ग्राफ दिखाया ना, इसमें यस, अपनी BSE 500 से कंपेयर कर रखा है। तो करेक्ट। मेरे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर इसमें मिल गया है मुझे।
नो थैंक यू। प्रॉब्लम, ओके। ये संदीप जी, ये वंस एक बार मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मेरे पास में इस स्कीम का पूरा डिटेल्स आई हुई है, तो मैं मेल से शेयर कर दूंगा, तो आप लोग सब इसको देख सकते हैं। आपको डिफरेंट वे में भी मैं सारे एनालिसिस दे सकता हूँ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। रोलिंग रिटर्न्स भी हमने निकाले कि 1 ईयर रोलिंग, 3 ईयर रोलिंग, 5 ईयर रोलिंग कैसे आया है, तो रोलिंग में भी कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी। रोलिंग में भी वॉलेटिलिटी कैसी है हमारी, वो भी दिख जाएगी, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। तो एंड जो मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ से जो बात कर रहा था, उसके ऊपर भी हमने एक पूरा रिपोर्ट निकाला है, एक्सेल पे आपको दिख जाएगा कि कब कब कितना कितना प्रॉफिट्स वगैरह वैसे बुक हुए हमारे, कितना एक्चुअल टैक्स अगर लायबिलिटी आई भी रहेगी तो आप इवेल्युएट कर सकते हो। वी आर लुकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव होने का। एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है म्यूचुअल फंड के सामने कि भाई म्यूचुअल फंड में तो मैं जब बेचूंगा तब टैक्स आएगी, यहाँ पे तो आपका एवरी ईयर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन दैट इज स्टिल मच बेटर बिकॉज म्यूचुअल फंड आज आपको भी पता है कि कोई अभी ऐसा नहीं है कि 10-10 साल म्यूचुअल फंड पकड़ के रखा। पहले एक टाइम होता था लोगों ने पकड़ के रखे थे, अब एवरी 3-4 साल बाद देखते हो कुछ ना कुछ नया आता है, लोग चेंज कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में भी कोई पकड़ के नहीं रख रहा है। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार आ रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबके कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक्चुअली अपना नाम ओरिजिनल लिखे हैं, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन क्या पूछ रहा है। बट एनीवे मैं पढ़ पा रहा हूँ, ओप्पो A9 करके किसी ने रेज किया है। प्लीज आप अपना क्वेश्चन करें। गुड आफ्टरनून सर। यस यस, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन यही था, अगर इफ एनी सिनेरियो हम्म। कि अगर नेगेटिव आता है अपना रिटर्न, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा सर? देखो नेगेटिव हो सकता है, मार्केट है। मार्केट में अगर जैसे जनवरी फरवरी में जब मार्केट गिरी थी तो हमारे पोर्टफोलियो भी 20% गिरे थे, बट रिकवरी भी आती है। द कॉन्फिडेंस हैज टू बी देयर ऑन द स्ट्रेटेजी, द कॉन्फिडेंस हैज टू बी देयर ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टॉक जैसे हमने बिल्टअप किया है। एंड कहीं पे भी क्लाइंट को अगर ऐसा कोई डाउट है, क्वेरी है, तो लेट देम हैव अ वर्ड विद अस। वी विल मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट सेटअप, मार्केट कंडीशन, हमारे कंपनीज के जो पोर्टफोलियो में हमने स्टॉक्स लिए वो किस प्रकार से चल रहे हैं। हमारा क्वार्टरली कम्युनिकेशन नोट अभी जस्ट हमने रिलीज किया था 2-3 दिन पहले। एवरी क्वार्टर नोट जाती है कि हमारे कंपनीज का लास्ट क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ कैसा रहा, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा, एबिटा ग्रोथ वगैरह कैसा आया कंपेयर टू द इंडेक्स के, इंडेक्स का क्या ग्रोथ नंबर्स आए, और एक ब्रीफ राइट अप अबाउट ईच एंड एवरी कंपनी, वो भी हमारा रहता है। एंड विल गिव देम अबाउट द मार्केट अपडेट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्केट गिरेगा तो ऐसा नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो भगवान है वो नहीं गिरेगा, इट विल फॉल, बट स्ट्रेंथ अगर पोर्टफोलियो में तो रिकवरी भी फास्ट आती है। तो उतना कन्विक्शन आपको रखना पड़ेगा पोर्टफोलियो में। बाकी डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स है, कोई समझ जाते हैं इजीली, कोई नहीं समझते, तो उनको हैंडल करना पड़ता है अलग तरीके से। ओके, थैंक्स अ सर लॉट। अपना पोर्टफोलियो जो रहता है सर, उसमें परसेंटेज ऑफ द एफएनओ एंड परसेंटेज ऑफ द कैश प्रोपोर्शनेट क्या रहता है? पूरा कैश है। मैंने डे पहला जो बिगनिंग से स्टार्ट किया था, इट इज प्योर डिलीवरी बेस्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे कोई एफएनओ का रोल नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ओके, अभी राहुल जैन, राहुल जैन ने रेज किया था हैंड। राहुल जी, ओके, ये जवाब नहीं दे रहे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी का कोई भी क्वेरी है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें, या इसमें बॉक्स में टाइप करें। ओके फाइन, जब तक अभी नहीं आता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग 1-to-1 भी, अगर आपके कोई क्लाइंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हो, तो उनके साथ भी हम लोग जूम कर सकते हैं। एंड हमने रिसेंटली किया है एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। सो आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग एंड मोटिवेटेड कि भाई अगर आप लोग भी इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो हम आप लोगों को फुल्ली कॉपरेट करने को तैयार हैं। एंड आई एम श्योर कि फ्रॉम AR टीम आल्सो सम विल जॉइन एंड विल मेक इट मोर पर्पसफुल। तो ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए है, एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका अपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करें। यस रजत जी, आपने रेज किया है, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाय मयूर। यस हाय यस रजत। रजत जी। हाँ रजत हियर। या जस्ट वांटिंग टू नो कि योर AUM इज 1200 crores ना? 1150 करोड़ क्रॉस किया, 1170 था एज पर यस्टरडे ऑन द डिस्क्रिशनरी पीएमएस। नॉन डिस्क्रिशनरी का एक अलग मैटर है, वो एक खाली वेल्थ मैनेजमेंट का क्लाइंट है जो हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, इट्स अंडर नॉन डिस्क्रिशनरी, जिसका 250 करोड़ पड़ा है। बट जो हम मैनेज कर रहे हैं अंडर डिस्क्रिशनरी, दैट इज अभी 1170 करोड़ का यस्टरडे का फिगर था कुछ। ओके, एंड कंसिडरेशन क्या है क्लाइंट वाइज? मतलब यू कैन गिव हाईएस्ट वैल्यू वाइज किसका कितना डाला हुआ है, मतलब कि
क्लोजली हेल्ड तो नहीं है, मतलब वांटेड टू नो नहीं दैट। नहीं नहीं, क्लोजली हेल्ड नहीं है। जो हाईएस्ट आई कैन से कि जो 10 करोड़ प्लस वाले हमारे 3 क्लाइंट हैं हाँ, पोर्टफोलियो। मतलब दैट इज नॉट क्लोजली हेल्ड। थैंक यू। या करेक्ट। ओके या। ओके, आई थिंक वापस से आपने रेज किया है क्या क्वेश्चन? ओप्पो A9, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। ओप्पो A9, आई थिंक गलती से हुआ लगता है। हेलो, ओके, उन्होंने नहीं रेज किया। नेक्स्ट प्रमोद जी, प्रमोद जी प्लीज आप पूछें आपका क्वेश्चन। प्रमोद जी आप म्यूट हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें आपने जो टिकट साइज बताया वो मिनिमम 50 लाख है। करेक्ट। तो अपन इससे अगर जैसे हम तो क्या अब स्मॉल टाउन में बैठे हैं, तो यहाँ 50 लाख के क्लाइंट्स तो मतलब कैप्चर करना बहुत टफ जॉब है हमारे लिए। तो हम्म। अगर इसमें कोई ऑप्शन ऐसा हो कि मतलब अपने को 20 लाख 25 लाख तक के भी हो, तो अपने को अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी। नहीं, तो ऐसा डेफिनेटली कोई। आपका कंसर्न वैलिड है, बट सेबी की गाइडलाइंस है, कंप्लायंस को हम ओवररूल नहीं कर सकते, बिकॉज कंप्लायंस के हिसाब से मतलब सेबी का गाइडलाइंस ही 50 lakhs के लिए हम कहता है। बट आई एम श्योर डेफिनेटली, भले ही आप स्मॉल टाउन में हो, बिकॉज आई हैव विजिटेड मैनी क्लाइंट, मतलब ऐसे मैं बात करता हूँ जैसे कि अपना आनंद राठी में ही हमारे भी काफी सारे फ्रेंचाइजीज है, वो छोटे छोटे टाउन से भी ऑपरेट कर रहे हैं करके। बट आप अगर ढूंढने जाओगे डेफिनेटली आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता है। और जरूरी नहीं है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके टाउन में ही आप ढूंढ रहे हो, हो सकता है उसका कोई रिलेटिव है कि उनके कोई बच्चे हैं जो बाहर निकल गए, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दे आर ऑल्सो अर्निंग वेरी वेल। तो एक बार आप उनके पास लेके जाओगे, दे कैन यू कैन आस्क फॉर देम बेटर रेफरेंस कि हाँ कौन दे सकता है करके। एंड अब रहती है स्मॉल टाउन्स में भी, हमने अभी हमारा एक बड़ा फ्रेंचाइजी लातूर बेस है, मतलब यू विल नॉट बिलीव, मैं 2018 में उनके पास गया था, वहां पे 3 दिन रहा था, 27 क्लाइंटों से मीटिंग हुई थी। उस टाइम पे 25 lakhs का पीएमएस होता था, 3.5 करोड़ वहां से आ गए एक ही विजिट पे, वहां पे जाने के बाद। बट प्रमोद वो जी हमने आपको प्रोफाइल ढूंढनी पड़ेगी, उस क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। छोटे छोटे हम बेलगाम वेलगाम छोटे छोटे ऐसा टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाते हैं, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आपको खाली वो अप्रोच कॉन्फिडेंस रख के जाना पड़ेगा। यू नेवर नो, क्लाइंट की पोटेंशियल नहीं पता चलती है, रहता है पैसा उनके पास। प्रमोद जी और आप उसमें केवल टाउन में नहीं ढूंढ सकते हैं, यू हैव ओनली स्काई इज लिमिट, कहीं से भी इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, एनआरआई इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा लगा सकते हैं, बार्डिंग यूएस एंड कनाडा। एंड प्रमोद जी लास्ट में अभी कोई क्लाइंट को कन्वर्ट किया जो आउट ऑफ स्टेशन मींस आउट ऑफ जोधपुर थे, और अभी हमने किया। सो बेसिकली आई एग्री विद मयूर सर, शाह सर कि बाउंड्रीज हैज नो लिमिट, अपन कहीं पे भी अक्रॉस अपन जाके अपन में जो रिलेशन है उनको एनकेज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। बट वो मेरा क्वेश्चन यही था, वो सेबी का कंप्लाइंस ही ये है, तो अपन कुछ वैसे भी कर ही नहीं सकते। कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, तो अपने को है इस पे ही काम करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। एक ऑप्शन ये है कि अगर किसी को लगता है कि 50 लाख एक ही स्ट्रेटेजी में नहीं डालना है, तो देन आई विल हाईलाइट यू कि हमारे पास कुछ एग्रेसिव और कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी भी है। अगर किसी को लगता है ओके। कि नहीं, दो स्ट्रेटेजी में साथ में जाना है, एक में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड हाई रहेगा, एक में रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा, लेकिन दो स्ट्रेटेजी का साइड बाय साइड बेनिफिट लेना है, तो 25 लाख स्ट्रेटेजी ए में डाल दिया, 25 लाख स्ट्रेटेजी बी में डाल दिया। बट हाँ, पीएमएस आनंद रेड्डी का ही है, बट दो अलग अलग स्ट्रेटेजी, दो थोड़ा रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो सकता है फर्दर। क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके ओके। लेकिन प्रमोद जी मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 50 लाख रहेगा उस केस में भी। हाँ, बट वो 25 दो मतलब स्ट्रेटेजी में डाल दिया उन्होंने। कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरीश पायथी थैंक जी यू। का। वो पूछ रहे हैं पीएमएस में क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है और टाइम कितना होता है। दूसरा देखो, क्वेश्चन, क्लाइंट 1 साल बाद पीएमएस बंद कर सकता है क्या? ओके, सो मैं बता देता हूँ, 50 lakhs का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहली बात तो ऊपर की लिमिट कोई है नहीं, आप मर्जी चाहे जितना चाहे डालना चाहे तो डाल सकते हो करके। समझो 50 लाख का हो गया, समझो 60 lakhs हो गया 1 साल बाद। आपको लगता है 10 लाख निकालना है तो आप 10 लाख निकाल सकते हो, बट 15 लाख नहीं निकाल पाएंगे। पार्शियल आपको मिनिमम 50 lakhs रखना पड़ेगा, उसके ऊपर का जो भी अमाउंट है निकाल सकते हो, और एल्स पूरा क्लोज करना पड़ेगा, मतलब या तो कंप्लीट रिडेम्पशन करना पड़ेगा देन। अभी कंप्लीट रिडेम्पशन आप एनी टाइम कर सकते हो, आज पैसा डाला 6 महीने बाद भी निकलना है तो आप निकाल सकते हो, 1 साल बाद निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एग्जिट लोड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले साल का 2% का एग्जिट लोड है, दूसरे साल 1% एग्जिट लोड है, आफ्टर 2 years जितना भी आप निकालो कोई एग्जिट लोड नहीं है। ओके,
थैंक्स अ लॉट मयूर शाह सर। दिनेश जी, आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज। दिनेश जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस मयूर यस सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। मयूर सर, गुड मॉर्निंग। मयूर सर, आपने जो बताया है कि हम लोग अभी जो काम करें आपके साथ पीएमएस में, इसके लिए अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा कि सुरेश राठी में वही अकाउंट आप ऑपरेट करेंगे? अलग 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 अकाउंट ओपन होता है यहाँ पे जो डीपी रहता है वो आनंद राठी में खुलता है। ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है हमें फॉर रेसिडेंट अकाउंट। एनआरआई अकाउंट्स रहेगा तो उसका आईसीआईसीआई कस्टडी के थ्रू सेटअप होता है, तो वहां पे आपका डीपी आईसीआईसीआई में खुलता है। बट अभी हम रेसिडेंट की बात करते हैं तो रेसिडेंट में खाली हमें ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत, सॉरी डीमैट अकाउंट की जरूरत है, ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं है। तो एक डेडिकेटेड डीमैट अकाउंट खुलेगा। बाइंग सेलिंग जो भी हम करते हैं वो पूल लेवल पे होता है, हमारा स्ट्रेटेजी लेवल पे होता है। मतलब इम्प्रेस स्ट्रेटेजी है तो उसका एक ट्रेडिंग कोड बना हुआ है इंस्टीट्यूशन में, वो एक ही कोड के अंदर हम सारे क्लाइंट के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं विद सीपी कोड। मतलब वहां पे एक कस्टोडियन रहता है जैसे ऑर्बिस है, तो जब भी हम ट्रेड पंच करते हैं वो सीपी कोड के साथ पंच होता है। एंड ऑफ द डे ब्रोकर के यहाँ से भी कस्टोडियन के पास फाइल चली जाती है, हमारे एंड से भी कस्टोडियन के पास फाइल चली जाती है कि ये मेरा पेरेंट ऑर्डर है, ये मेरा चाइल्ड ऑर्डर है, कि किन किन क्लाइंटों के लिए मैंने ट्रांजैक्शन किया है। कस्टडी ऑर्डर को मैच कर लेता है, ट्रांजैक्शन मैच कर लेता है, फिर उसके लिए बाद में सेटलमेंट कर देता है ब्रोकर के साथ। पे इन पे आउट ऑफ सिक्योरिटी भी पूरा कस्टोडियन करता है यहाँ पे। तो आपका ये सेटअप पूरा अलग रहेगा। इसका लॉग इन आईडी पासवर्ड आपको अलग से मिल जाता है हर क्लाइंटों को यहाँ पे। एंड अगर आप एक सेप आपका, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि जिन जिन लोगों ने एनआईएसएम के यहाँ पे एक एग्जामिनेशन भी है, फिलहाल अभी सुरेश राठी सिक्योरिटी ने तो एक एग्जामिनेशन क्लियर कर ली है, बट अगर आप जो आपके अंडर भी जो भी पार्टनर्स है जो ज्वाइन हुए, अगर वो भी एक एग्जामिनेशन क्लियर कर ले एनआईएसएम 21A पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेशन, तो आपके लिए वो हमेशा एडवांटेज रहेगा करके। थैंक्स अ लॉट। एक क्वेश्चन मेरा था कि सपोजिंगली मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आज अगर उसकी वैल्यू सपोजिंगली 65 लाख होती है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा 15 लाख का रिडम्पशन कर दीजिए, तो क्या मेरे लिए एक्सिट लोड लगेगा उस केस में? हाँ, एग्जिट लोड पीरियड के अंदर है तो वो लगेगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला एग्जिट लोड में अगर आता है तो लगेगा, उसके बाद अगर करते हो तो नहीं लगेगा। ओके, भले वैल्यू 50 लाख के यस ऊपर हो तो भी यस फर्क नहीं यस पड़ेगा। यस यस। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। एक क्वेश्चन आया है कि सर प्लीज सजेस्ट इन करंट मार्केट दिस सेक्टर इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। मैं वापस आ जाता हूँ, जैसे पावर एज अ सेक्टर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर चाहे आप पावर में जैसे नॉर्मली जो एंसिलरीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वहां पे हमारा ज्यादा फोकस है। पावर केबल्स भी आ सकता है, पावर ट्रांसफार्मर कंपनीज भी आ सकती है, पावर ट्रांसमिशन वाले भी आ सकते हैं, रिन्यूएबल्स वाले भी आ सकते हैं, पावर ऑटोमेशन वाले जो कंपनीज पे काम कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, बस वहां पे कॉन्स्टेंट है। सेकेंड है डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे भी हमारा फोकस क्वाइट पॉजिटिव है। इट इज स्टिल लुकिंग वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रोड, रेलवे, मेट्रोज, आई कैन से ये पूरा जो स्पेस है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। दैट विल डू परफॉर्म। सीमेंट भी अभी धीरे धीरे टर्न अराउंड हो रहा है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है, इट विल स्टार्ट टर्निंग अराउंड। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाला जो स्पेस है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनीज है, बड़े कंपनीज थोड़ा एक्सपेंसिव है बट देयर आर अदर कंपनी, जैसे हमारे पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, उसके छोटी और एक कंपनी ईपैक ड्यूरेबल्स है, तो वो भी फिलहाल अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है बट देयर आर दिस सेगमेंट इज डूइंग ओवरऑल वेरी गुड। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जहां पे भी प्रीमियम प्ले आ जाता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जहां पे मतलब एफएमसीजी को छोड़ दो, एफएमसीजी साइड में रहो, उसके अलावा जहां पे लोगों का जो पर कैपिटा इनकम के बाद आप स्पेंडिंग करते हो, होटल, ट्रैवल, टूरिज्म, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह जो भी है, वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाला जो प्ले है वो भी हमें अच्छा लगता है। कैपिटल मार्केट्स वाला प्ले जो है वो भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कैपिटल मार्केट्स में स्टॉक्स भी आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। दैट इज गुड। फार्मा में सिलेक्टिवली सर्टन सेट ऑफ फार्मा कंपनीज हमें बहुत अच्छी लग रही है, जो जिसका बहुत ज्यादा यूएस के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है बट अलग अलग ज्योग्राफी से वो काम कर रहे हैं, इंडिया से भी उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। दैट इज लुकिंग वेरी गुड। आईटी में न्यूट्रल स्टांस है फिलहाल। बैंकिंग में आई कैन से बैंकिंग में न्यूट्रल है। एनबीएफसी सिलेक्टिवली नीश प्लेयर्स जो एनबीएफसी है वहां पे बेटर रोल आपको मिल सकता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मतलब लिस्ट इज नेवर एंडिंग, मतलब वो एक एक सेक्टर गिनते जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा एक चॉइस के हिसाब से, बट जो प्रेफरेंस है वो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बता दी है। थैंक यू मेरे सर। को एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे अपन म्यूचुअल फंड का देखते हैं, अपना होल्डिंग देखते हैं उनका, तो अच्छे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में हमेशा फाइनेंस सेक्टर सबसे ऊपर रहता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो सेक्टर आप लोग चूज नहीं किया, तो मतलब उसका क्या रीजन है? मतलब फाइनेंस में हमारा लास्ट 5 साल से हमने एलोकेशन कम रखा है एंड दैट इज हैज रियली हेल्प्ड अस आल्सो। एक मैं बता देता हूं, अगर आप
म्यूचुअल फंड क्या करते हैं ना, साइज बहुत बड़ी होती है, कहीं ना कहीं वो लोग इंडेक्स के साथ चलना चाहते हैं। इंडेक्स इटसेल्फ में आप देखो तो 35-35% का एलोकेशन जो है बैंकिंग फाइनेंस का है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडियन इंडस्ट्री, आई कैन से अपना इंडिया का अगर आप ओवरऑल जीडीपी देखोगे तो जीडीपी के अंदर फाइनेंस का हिस्सा खाली 10 से 11% है। बट जो इंडेक्स है, इंडेक्स की जो मेथोडोलॉजी है, जो वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप मेथोडोलॉजी के बेसिस पे इंडेक्स काउंट बनाते हैं ये लोग, और उसके अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले कंपनीज का एलोकेशन बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो गया है। बैंकिंग फाइनेंशियल एक टाइम था जब इंडिया मार्केट में दे वर डूइंग वेरी गुड, स्पेसिफिकली आफ्टर लेमन ब्रदर क्राइसिस 2008 के बाद। अगर आप देखोगे तो बाहर से जो कंपनीज का जो पैसा आया था एफआई का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जब इंडेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और इंडियन बैंकिंग वाज डूइंग वेरी गुड बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग था। लेकिन आज ऐसा नहीं है करके जबरदस्ती आप एक ही सेक्टर में आप डालते जा रहे हो जो पूरा जीडीपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं जैसे ही एफआई ने थोड़ा पुल आउट करना चालू कर दिया, स्लो करना चालू कर दिया, एंड दैट हैज बीन इम्पैक्टिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस आल्सो ऑफ दिस बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। एंड आज बैंकिंग फाइनेंशियल में जो एक ग्रोथ मोमेंटम आना था वो हो चुका है। वी आर नाउ कॉन्स्टेंटली मूविंग टुवर्ड्स लोअर इंटरेस्ट रेट रेजिम। आपने देखा रहेगा रिसेंटली भी, कल भी जो इतना बड़ा रेट कट किया है, एंड वी आर बिकमिंग क्वाइट आई कैन से एकोमोडेटिव, काफी मतलब कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट में आपको स्पाइक शायद इंडियन मार्केट में इमीडिएटली ना दिखे, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। 10-15 साल पहले का इंटरेस्ट रेट और अभी का इंटरेस्ट रेट आज 4-5 साल से आप देखोगे काफी नॉर्मलाइज हो गया है। तो अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट का जो स्कोप है वो काफी कम हो गया है, वो खाली वॉल्यूम ग्रोथ से आएगा। और आज बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जहां पे रिटेल का ग्रोथ आ रहा है, बट कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ इज बिकमिंग अ बिग चैलेंज, बिकॉज आज कॉर्पोरेट के पास मल्टीपल एवेन्यूज आ चुके हैं टू रेज मनी। नॉट नेसेसरी कि मैं बैंक के पास जाके ही रेज करूं। काफी सारे सेगमेंट एंड सेक्टर्स में तो काफी नीश एनबीएफसीज आ चुके हैं कि भाई इस सेक्टर के लिए ये एनबीएफसी है, इस सेक्टर के लिए ये एनबीएफसी है, तो वहां से सीधा आप पैसा रेज कर सकते हो, एंड दे कैन मैनेज द शो वेरी वेल। तो कहीं ना कहीं यस, ये जो पूरा आई कैन से बैंकिंग एंड फिनटेक एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ चेंज होते जा रहा है बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं। तो हमने पर्पसफुली थोड़ा एलोकेशन कम ही रखा है। हाईएस्ट भी हमारे पास दो होते थे, आईसीआईसीआई बैंक एंड बजाज फाइनेंस। आज की तारीख में ये पोर्टफोलियो जो है उसमें हमने वेरी रिसेंट, जस्ट 1-1.5 महीना ही हुआ है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को हमने ऐड किया है पोर्टफोलियो में, थिंकिंग कि ये वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता है और हाउसिंग फाइनेंस में ग्रोथ दिख रही है, बिकॉज ओवरऑल इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहा है, रियल एस्टेट एज अ सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड कंपैरेटिवली, और कंज्यूमर के पास हाथ में अभी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, जो टैक्स रिलीफ वगैरह जो दिया है, तो दे कैन नाउ बोरो मोर मनी टेक्निकली। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिल सकता है करके। क्योंकि मैं भी जब चेक करता हूँ तो उनकी भी क्या कर करीब 28 से 30% आ रही है 5 साल की, लेकिन फाइनेंस सेक्टर सब में ही है जिसका मिनिमम 20 से 25% वो एलोकेशन कर रहे हैं। कहाँ तो कहाँ इसलिए मैंने वापस वापस पूछिए। नहीं, मैंने जो हम लोग म्यूचुअल फंड देखते हैं, करेक्ट। अच्छे म्यूचुअल फंड जिनका क्या करीब 28 से 30% है 5 साल का, तो उसमें भी फाइनेंस सेक्टर करीब 20% से 25% वो एलोकेशन कर रखे हैं सर फाइनेंस 5 सेक्टर में। साल का अगर हमारे पीएमएस का भी आप देखोगे तो 32.5% है, वो कोविड के हाँ लो से सबका रिटर्न है। हाँ हाँ। रिटर्न्स का एक अलग मैटर है, बट जो सेक्टर भी मैंने बताया उनका पैसा ही इतना है, इतना बड़ा पैसा है, वो इंडेक्स के अगेंस्ट में तो जा नहीं पाएंगे, और लिक्विडिटी चाहिए उनको उतनी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो थोड़ा इंडेक्स के क्लोजर में आपका वो फाइनेंस में वो लोग एलोकेशन रखेंगे। पीएमएस में हमारे उसकी कोई ये जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो वो 18-20 कंपनी है। मुझे तो 18-20 कंपनी से ही मुझे आउट परफॉर्मेंस करना है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वी आर नॉट आई कैन से फॉलोइंग द बेंचमार्क, मतलब इंडेक्स के साथ नहीं है। मेरे कहना है कि क्लाइंटों को आउट परफॉर्म करके रिटर्न लाना है एट द एंड ऑफ द डे, और वो 17-18 कंपनी में अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो मैं नहीं लूंगा करके उसमें जबरदस्ती। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया रिगार्डिंग द इनकम शेयरिंग क्या रहेगी, तो वो हम लोग आप लोगों को बाद में इन्फॉर्म कर देंगे पोस्ट दिस मीटिंग, तो आप सबको इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कुशल जी शारदा का। कुशल जी सर प्लीज आस्क। गुड आफ्टरनून सर। यस यस, गुड आवाज आ रही है? आ रही है। सर दो क्वेश्चन थे। एक तो सर इसमें आपने जो ब्रोकरेज बताई थी, तो वो सर हम हमारे लेवल पे भी होगी ब्रोकरेज, या सिर्फ आनंद आते की होगी? देखो 10 पैसे का ब्रोकरेज का ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। फर्स्ट टाइम जब बाइंग करूंगा तो 10 पैसा मिलेगा। पूरे साल का टर्नओवर 45% है, मतलब पूरा पोर्टफोलियो भी चेंज होने वाला है। मुश्किल से पूरे साल भर में अगर किसी ने 1 करोड़ लगाया है तो 45 लैक्स का मेरा दूसरा सेल होएगा और 45 लैक्स का बाय होएगा, मतलब लेस देन वन टाइम।
मतलब वो 10 पैसे से ज्यादा अगले साल से होना ही नहीं है, मतलब उसके अंदर ही रहने वाला है। तो एंड ब्रोकरेज एक ऐसा पार्ट है, एज पर सेबी गाइडलाइन 20% हम इन हाउस कर सकते हैं ट्रांजैक्शन विद आनंद राठी, मैक्सिमम 80% ट्रांजैक्शन मुझे बाहर के इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर में मैं ट्रेड करता हूँ। आज मैं एशियन मार्केट हो गया, एमके हो गया, आदित्य बिरला हो गया, मिराई एसेट हो गया, वहां पे मेरे ट्रांजैक्शन जा रहे हैं, बट दीज आर वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ आई कैन से परसेंटेज वाइज। क्लाइंट के लिए भी कोई डैमेज नहीं है, परसेंटेज वाइज वो 10 पैसे के अंदर ही रहने वाला है आपका कॉस्ट ओवरऑल। ओके। और सर दूसरा, आप जो भी शेयर लेंगे सर उसकी एक फैक्ट शीट क्लाइंट को मेल की जाएगी क्या? यस या यस ये क्यों यस, ले रहे हैं? क्लाइंट के पास सारी डिटेल्स जाती है, ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट है। मंथ एंड में इन्वेस्टर रिपोर्ट भी जाता है, इन्वेस्टर रिपोर्ट में ये भी लिख के जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन पे आउट हुआ है, सब जाता है उसके अंदर। जैसे आज म्यूचुअल फंड में भी जाता है कि इतना पे आउट जा रहा है कमीशन, यहाँ पे भी जाने वाला है नहीं सर, कमीशन नहीं सर, कोई भी जैसा आपने पर्टिकुलर एक्स शेयर लिया आपने, तो वो हाँ, क्यों लिया है, ये एक आप आनंद राठी की एक फैक्ट शीट आती थी, तो तो इस टाइप की भी क्लाइंट को शेयर जाएगी क्या, क्यों कोई लिया शेयर है ले रहे तो? उसका कोई फैक्ट शीट नहीं जाता है। हम लोग क्वार्टरली में कम्युनिकेशन भेजते हैं, राइट अप वगैरह भेजते हैं। हाँ, किसी क्लाइंट को डाउट है, क्वेरी है, दे कैन क्वेश्चन अस, दे कैन इंटरफेयर इन आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ, ओके। खाली ये कर सकते हैं अगर कोई क्लाइंट कोई कंपनी में काम कर रहा है, डायरेक्टर लेवल पे है, ही कांट बाय सर्टेन स्टॉक इन हिज पोर्टफोलियो, या तो कोई रिलीजियस नॉर्म्स के हिसाब से उसको इस पर्टिकुलर सेक्टर्स के स्टॉक्स नहीं चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, तो एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग वो हमें बता दे, वो स्टैक्स उस स्टॉक्स को हम ब्लॉक कर देंगे सिस्टम में फॉर दैट क्लाइंट, तो वो स्टॉक कभी भी उस क्लाइंट के पोर्टफोलियो में नहीं जाएगा करके। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। Yes. अभी मेरे को फिलहाल किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है, ना इधर कोई क्वेश्चन अभी आया हुआ है, तो आई विल हैंड ओवर टू आवर एमडी सर ललित जी टू टेक फर्दर। ललित सर। थैंक यू मयूर जी एंड थैंक यू संतोष जी। एक्चुअली मैं खाली सबके साथ यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो मयूर जी की जो स्ट्रेंथ है वो मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इतने सालों से मैं आपको सुन रहा हूँ और आपका जो कंसिस्टेंट पकड़ है आपकी सब्जेक्ट पे, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड आई थिंक कि हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि आपके साथ हमें काम करने का ये मौका मिल रहा है, हम सभी को, हमारे सारे जो बिजनेस पार्टनर्स जुड़े हैं। और मुझे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हम मेहनत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, एसआईपी के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा है जो एचएनआई टाइप का क्लाइंटल है, और उसको जो डिजायर है उसकी कि वो ही डजंट वांट टू रिमेन बोर्डेड विद द स्मॉलर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स व्हिच एवरीबॉडी कैन बाय। ही विल सर्टेनली want to go for something which is exotic, which is in fashion, which is which everybody cannot choose. So PMS उसकी एक अर्ज है, उसकी नीड है। और अपने साथ प्लस पॉइंट ये है कि मयूर जी और उनकी टीम हमारे लिए ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ 24/7 अवेलेबल है। अपने को करना कुछ नहीं है, जो भी अपने को क्लाइंट का पोटेंशियल लगता है कि, और पोटेंशियल अपने को दिखता ही है, उसकी डीपी होल्डिंग से अपन देख सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल अपने यहाँ तो क्लियरली दिखी जाएगी। और अगर अपने यहाँ के अलावा मल्टीपल डीपी है तो वो आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है, अदरवाइज सामने दिखता है कि अगर मैं निकाल के देखूं भी 5 करोड़ प्लस वाले डीमैट अकाउंट होल्डर कौन से, वो मेरे सीधे के सीधे प्रोस्पेक्ट हैं, और उनको ऑनबोर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उससे अगर मीटिंग एक बार करा देंगे, अभी जूम पे ही हो जाएगी, फिजिकल तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो फिजिकल मीटिंग के बिना जूम पे सारे क्वेश्चन अपन क्लाइंट के सॉल्व कर सकते हैं। आपको तो साथ में रहना ही पड़ेगा मयूर जी की टीम के साथ, क्योंकि आपका उसमें साथ रहना जरूरी है। तो ये अपने को एक आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जैसे कुछ लोगों ने बताया कि यार अपन इसमें लेट एंट्रेंट है, सो लेट्स एडमिट वी आर लेट एंट्रेंट, बट स्टिल इफ वी हैव एंटर्ड वी शुड वर्क विद फुल कन्विक्शन। एंड और जो मैंने थोड़ा बहुत समझा है पीएमएस के लिए, कि आपको बहुत ज्यादा तरह तरह के पीएमएस को एक्सप्लोर करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसा कि मयूर जी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि वंस यू अंडरस्टैंड द फिलोसफी, जैसे आपने 4P और अपने व्यू स्ट्रेटेजी बताई, सो वंस यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, कि भाई अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपने को मार्केट के रिटर्न को बीट करना है, सो मार्केट के रिटर्न को 2, 3, 4% जितना भी अपन बीट कर पाए पोस्ट एक्सपेंसेस, सो क्लाइंट अपने साथ बना रहेगा। और क्लाइंट अगर वो बिना किसी प्रोफेशनल असिस्टेंस के काम कर रहा है, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी एवरेज पीएमएस के रिटर्न को भी बीट कर पाता है। उसका लक है वो अलग बात है, या कोई ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक उसने ले लिया वो अलग बात है। So it is very much essential for all the HNI clients and us to be in the business
टू रिमेन फोकस्ड एंड आई थिंक अगर रोज की एक मीटिंग अपन कहीं से भी अलग अलग जगह से करा सकें, इस तरह का टारगेट अपन मलय जी लेके चलें, सो इट विल बी ए विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। एंड संतोष जी एंड मयूर जी, थैंक यू सो मच, आपने नॉट ओनली टाइम दिया बल्कि आपने पूरा एक इंटरेक्टिव बना के का सेशन को, और जितने भी क्वेश्चंस थे आपने पूरे 100% सेटिस्फेक्शन के साथ एड्रेस किए। और आपने ये भी बताया कि आज हमने कल ही एक प्रोडक्ट की बात की है और फर्दर हम एक अगले प्रोडक्ट के साथ भी आपके साथ मीटिंग जरूर रखेंगे। So with that, I think I have to thank you everyone for all the good participation and good delivery of subject knowledge. एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग पहले तो थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों ने टाइम दिया और इट वाज अ वेरी गुड इंटरेक्टिव सेशन। और सारे हमारे एसोसिएट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी टीम पूरी तरह से आपके साथ अवेलेबल है, जस्ट गिव अस अ कॉल, हम लोग आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाएंगे। मैं हूँ, प्रवीण जी हैं, दीपक जी हैं, सागर जी हैं, सचिन जी हैं, तो हम लोग कुल मिला के हमारी पीएफएमएस टीम जो है वो आपसे कॉन्स्टेंटली टच में रहेगी। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी प्रेजेंटेशन मयूर सर ने दिया है we will be sharing with you after this end of the meeting, so आप लोगों को पूरा इसका इनपुट मिल जाएगा। एंड लास्टली कई लोगों का जो क्वेश्चन था कि भाई इनकम शेयरिंग हमारी क्या रहेगी, तो वो भी हम लोग आप लोगों को 1-to-1 बता देंगे, या जो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी शेयरिंग ही रहेगी। सो प्लीज बी एंश्योर कि आप लोगों को हमारी तरफ से पूरी तरह से सर्विसेज मिलेंगी, जस्ट मौका दें हम लोगों को। एंड सबसे बढ़िया, जैसे ललित भैया ने बताया कि अपन एटलीस्ट उन पोर्टफोलियो को आइडेंटिफाई करें जो 5 करोड़ सीआर के प्लस पे अपने पास में होल्डिंग में बैठे हैं। I think they can be our first step to enter into this market. And एक क्लाइंट अगर अपना कन्वर्ट हो जाता है ना, तो बिलीव मी जो काइंड ऑफ मोटिवेशन आपको मिलेगी, you just cannot assume also. बस एक पहला क्लिक करना है, that is important. And believe me, अभी हमने लास्ट वीक भी किया, तो we are feeling top of the world कि अभी हमारे को लगता है कि हम लोग और इसको बहुत ही enthusiastically आगे बढ़ाएंगे। तो सेम थिंग आप लोगों के साथ भी है, and I'm very sure as a team member, as a family, will be moving very good ahead. सो मयूर सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपका मेहनत जो आपने हमारे को टाइम दिया उसका डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेंगे, एंड आगे भी हम लोग इस तरह की आप लोगों के साथ में मीटिंग कर पाए, इसी उम्मीद के साथ में आई थिंक मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया। डेफिनेटली आई कैन से जो अभी तक का जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हमने जहां जहां पे भी हमने 1-to-1 मीटिंग की है, आई कैन से ऑलमोस्ट आई कैन से 35 to 40% का सक्सेस रेशियो रहा है। मतलब अगर मैं हो सकता है 5 क्लाइंटों से मिला हूं तो वहां पे 3 क्लाइंट मेरे, मतलब 2 to 3 क्लाइंट्स का एवरेज कन्वर्जन आया है करके। बिकॉज सी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग। बिकॉज कोई एक्सोटिक चीज नहीं करना चाहे, क्लाइंट इज बड़े क्लाइंट्स है, उनको भी बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस नहीं रहती है, दे आर लुकिंग फॉर सेफ्टी एलिमेंट ऑल्सो, और एक डिसेंट सा रिटर्न, एक बेटर रिटर्न बन जाए करके, स्लो एंड स्टेडी, दैट इज व्हाट। बिकॉज जो छोटा क्लाइंट रहता है उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत ज्यादा रहती है मार्केट से, बट जिससे पैसा बना लिया है उसको ये चाहिए कि उसका पैसा जो है वो सेफली और एक सिक्योर्ड वे में अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, एंड दे आर गेटिंग बेटर सर्विस, वो इंपॉर्टेंट रहती है। बिल्कुल सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Mayur bhai, for your time. Thank you, Lalit ji. Thank you, Malay bhai. Thank you so much for all of you, and we are here to support you in every way we can. कभी भी बताइए Malay bhai, Lalit ji knows we do service at your disposal every time. Definitely sir, आप लोग प्लान करें। We are amazed by your service, Santosh ji. Thank you sir. No doubt about it. Let us hope मलय जी आपको सब लोग कांटेक्ट करेंगे अपने बिजनेस एसोसिएट से, रिक्वेस्ट है मलय जी को आप सिर्फ मलय जी से ही कांटेक्ट करिए इस मैटर के लिए, एंड ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पर्पस। एंड आप उनको फ्लड कर दीजिए आज से अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट डाल के, ताकि वो जो है पूरे अगले वीक में पूरे दिन पूरे हफ्ते ऑक्यूपाइड रहे आपके कॉल्स से। बिल्कुल, ऑलवेज एट योर सर्विस सर, एंड इट विल बी कंप्लीट माय प्रिविलेज कि अपन इसको साथ में बढ़ के एक अपना नया वेंचर जो है इसको अपन अच्छे से सक्सेसफुल कर पाए, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। Thank you so much. Thank you all. Thank you so much. Have a nice day, have a nice weekend. Bye. Okay, see you.